सास नहीं माँ। हर समय सास और बहू का रिश्ता खराब नहीं होता। किसी किसी समय ऐसा भी होता है कि एक अच्छी सास बेटे से ज़्यादा अपनी बहू का ख्याल रखती हो। माँ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं इस घर में किसी भी हाल में नहीं रह सकती। ये फैसला राधा की बहू लीना का था। कारण उसका और उसके पति के बीच बिल्कुल ना बनना। अरे क्या हो गया बेटा? और ये गाल तेरे कैसे लाल है? फिर से उसने तुझे मारा क्या? वो अब नई बात नहीं है माँ, लेकिन आज तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा, क्यों भाई? क्यों नहीं रहना चाहता? जरा बुला तो उसे। तभी वहां प्रशांत आता है। हाँ, क्या है माँ? क्या बात हो रही है? क्या बोल रही हो? मैंने कहा ना एक बार कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, बस। अरे ना रह, किसने कहा? निकल जा घर से। प्रशांत माँ की बात सुनकर हैरान हो जाता है। हैं? कैसी बात कर रही है माँ? मैं कहाँ जाऊंगा? वैसे भी हम यहीं रहेंगे। जाएगी तो ये। लीना रोते हुए अपने कपड़े पैक करने चली जाती है और घर से निकल ही रही होती है कि रुक, तू कहाँ चली कपड़े लेकर? कैसी बात कर रही है माँ जी? वो साफ साफ तो बोल रहे हैं कि मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो क्या करूं मैं? हाँ, तो उसे ना रहना है तो ना रहे, जाए यहाँ से। तू भूल गई बहू, घर मेरे नाम का है, तेरे पति के नाम का नहीं। तो निकलेगा ये, तू नहीं। कैसी बात कर रही है माँ? मैं बेटा हूं तेरा, ये जाएगी घर से बाहर? ना ना बेटा, तूने मेरे लिए किया ही क्या है? अरे सारा दिन ये बहू है जो मेरा ख्याल रखती है। ये कमाती है और सारा खाना भी बनाती है, एक एक पैसा घर पर देती है। अरे मेरी कौन सी दवा है कौन सी नहीं, ये भी इसी को पता है। तुझे पता है क्या? तेरी दवा? तुझे क्या हो गया माँ? सही तो है तू? नहीं, माँ को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है। मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, जो जो दवाई माँ लेती है बता देती हूँ। हाँ ठीक है, माँ की दवा रखने वाली, जा निकल घर से। सास को बेटे पर गुस्सा आ रहा था। अरे क्यों बोल रहा है बार बार चली जा चली जा? मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। यही तो मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा है। बेटे को माँ पर गुस्सा आता है। वो घर छोड़कर जाने लगता है कि उसकी बीवी उसे रोक लेती है। देखिए, मेरे कारण आप अपना घर ना छोड़े, मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। सोचिएगा कि मैं इस घर में हूँ ही नहीं। वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए आपको किसी न किसी को तो रखना पड़ेगा ना। लड़का मान जाता है और बीवी के साथ रहने को हामी भर देता है। अब क्या, जब वो सुबह सोकर उठता, उसकी बीवी उसके लिए चाय बना कर रख देती, ऑफिस के लिए टिफिन और कपड़े साफ कर कर अलमारी में रखना। अरे क्यों काम करती है उसके? वो तो तुझसे बात भी नहीं करता। ना करे माँ जी, मैं ये मानती हूँ कि जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे पूरा करना है, फिर चाहे जो हो जाए। माँ जी, आप उन्हें कभी मत बताना कि ये काम मैं करती हूँ। बहू अपने कर्तव्य अच्छे से पूरे करती और सास पति का ख्याल भी रखती। वो घर का काम और साथ ही दफ्तर का काम भी पूरा करती। लेकिन फिर एक दिन, तू पति के सामने आती क्यों नहीं? उसे तो तेरी परवाह है नहीं। उसका सारा काम पूरा हो जाता है और आराम से खाता पीता रहता है। फिर तू क्यों परेशान होती रहती है? बहू कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। माँ, तू ना ये रोज मेरे लिए चाय और खाना मत बनाया कर। वैसे भी तू थक जाती होगी। अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, अब तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ को बेटी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसे शादी के लिए मना कर देती है। अरे तेरी बीवी जिंदा है, ना ही तेरा तलाक हुआ है। वो तेरे साथ रहती है, फिर तुझे क्या जरूरत है दूसरी शादी करने की? माँ, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। उसे ना मेरी फिक्र है ना आपकी। मुझे उसके साथ नहीं रहना। बहू के कहने के कारण माँ बेटे से कुछ नहीं कह पाती। वो शांति रहती है, लेकिन फिर भी वो बेटे और बहू के बीच के झगड़े को समझने की कोशिश करती है। अच्छा बेटा, ठीक है, ना रहे उसके साथ, लेकिन ये तो बता कि बहू में कमी क्या है जो तू उसे छोड़ रहा है? देख माँ, इतने दिन से वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे उसकी कोई कमी फील नहीं हो रही। दूसरी बात, मुझे उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। देखा है कैसे रहती है वो?
अब सास को माजरा समझ में आ जाता है कि जरूर बेटे को दूसरी लड़कियां पसंद आ रही होंगी, तभी वो ऐसा कर रहा है। बेटे के जाने के बाद वो बहू को बुलाती है। बहू जो काम करके अभी किचन से निकली होती है, उसके सारे बाल बिखरे होते हैं, पास से मसाले की बू आ रही होती है और उसकी शक्ल से चमक भी चली गई होती है, कपड़े भी अस्त व्यस्त। बेटा, तू खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती है? माँ जी, वक्त ही नहीं मिलता, फिर आजकल तो ऑफिस घर से ही चल रहा है, तो क्या ख्याल रखना। ऐसा नहीं है बेटा, ऑफिस घर से चल रहा है तो खुद का ख्याल ना रखा जाए। अरे देख, दूसरी लड़कियों को कितनी स्मार्ट होकर रहती है। पर माँ जी, अब क्या जरूरत है, घर चल रहा है ना ठीक से, और क्या चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन खुद के लिए जरूरत है। अरे खुद को 1 घंटा देना जरूरी है, क्योंकि निरोगी शरीर के लिए खुद का ध्यान रखना कोई फैशन नहीं है, जरूरत है। बहू को समझ में नहीं आता कि सास क्यों उसे ये सब समझा रही है, लेकिन बहू के काम के बीच में उसे उसके लिए कैसे समय निकलवाना है ये समझाने के लिए सास उसे अपने साथ ले जाती है। बहू, आज से हम दोनों योगा करेंगे, जिम जाएंगे और हाँ, हेल्दी डाइट भी फॉलो करेंगे, साथ ही पार्लर भी चलेंगे। सास बहू दोनों मिलकर खुद को वक्त देना शुरू कर देती हैं और फिर कुछ ही महीनों में। क्या बात है बहू, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही है, कैसे? सब आपकी मेहरबानी है माँ जी, सच्ची मैंने खुद को बहुत इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं गलत थी माँ जी। सास और बहू बात कर ही रहे होते हैं कि सामने से पति आ जाता है। वो बीवी को देखता ही रह जाता है। हाँ, तो तू क्या कह रहा था कि तू दूसरी शादी करेगा? मैंने बहू से बात कर ली है। बहू, अब कल से तू जो इसे खाना बनाकर टिफिन देती थी ना, इसके सोकर उठने से पहले चाय रख देती थी, इसके कपड़ों से लेकर सारी चीजों का ख्याल रखती थी ना, वो छोड़ देना। कल से कोई और ला रहा है ये। बेटा समझ नहीं पाता कि उसकी बीवी इतनी प्यारी कैसे हो गई। अब बहू को क्या देख रहा है? तलाक के पेपर मैंने बनवा लिए हैं और हाँ, ऊपर का पोर्शन भी खाली करवा लिया है। किराया देकर रहना शुरू कर देना अपनी नई बीवी के साथ। मैं तो अपनी बहू को नहीं छोड़ सकती। माँ, मैं भी नहीं छोड़ सकता अपना परिवार, मेरी बीवी और इस घर को। मुझे माफ कर दो आप लोग। सास ने पढ़ी कक्षा 12वीं। पाखी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के साथ सोशल एक्टिविस्ट भी होती है, जो ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को घर आकर जरूरतमंद छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ाती है। उसकी इस खूबी से बाकी लोगों के साथ सास भी बहुत खुश होती है। तुम सच में बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा, बस ध्यान रखना बच्चे आधे रास्ते में कहीं भटक ना जाए। भटकने से मेरा मतलब सिर्फ गलत काम करना नहीं है। कोई घर की जरूरत के लिए नौकरी करने लगे या किसी के घर वाले उसकी शादी करा दे, ये भी तो मंजिल से भटकना ही होता है ना। वाओ मम्मी, मुझे नहीं पता था कि आप पढ़ाई को लेकर इतनी पर्टिकुलर हो, पर फिक्र मत कीजिए, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू की बात पर मुस्कुराकर सास चली जाती है और पाखी बच्चों को पढ़ाने में बिजी हो जाती है। उसी रात पाखी और विराट साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें बहू सास की पढ़ाई को लेकर नजरिए का विराट के सामने जिक्र करती है। हाँ, मुझे सब पता है। ऐसे ही नहीं ये नालायक लड़का इतना पढ़ लिया, वो मम्मी ही तो है जिन्होंने बचपन से खाना खाया या नहीं से ज्यादा पढ़ाई की या नहीं पूछ पूछ कर मुझे इतना पढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो हमेशा मुझे पढ़ाई और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की इम्पोर्टेंस याद दिलाती रही, और आज मेरी ये सरकारी नौकरी, इतनी अच्छी पोस्ट, उसी का तो नतीजा है। वाह, अगर मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है तो कोई जॉब क्यों नहीं करती, और अगर जॉब नहीं करती तो मेरे साथ बच्चों को ही पढ़ा ले। तुम्हें किसने बोला कि मम्मी पढ़ी हुई हैं? उन्होंने तो अपनी 12th क्लास भी पूरी नहीं की, उससे पहले ही नाना जी ने मम्मी की शादी करा दी। शायद इसलिए पढ़ाई और अपने पैरों पर खड़े होने को लेकर उनकी सोच ऐसी है, क्योंकि वो खुद ये सब करना चाहती हो। पत्नी की बात सुन के विराट भी सोच में पड़ जाता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और अगले दिन बच्चों को पढ़ाते हुए पाखी उनके पास एक कुर्सी एक्स्ट्रा लगा देती है।
ये एक कुर्सी ज्यादा किसके लिए लगाई है बेटा? कोई नया बच्चा आने वाला है क्या? हाँ जी, आज से मेरी एक नई बच्ची मेरे पास, यानी कि मेरी सास, दोबारा पढ़ाई शुरू करने वाली है। अरे क्या पागल जैसी बात कर रही है? भला ये भी मेरी कोई उम्र है बच्चों के बीच बैठकर पढ़ने की? तू बस ना इनके भविष्य पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं। मम्मी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस इच्छा होती है, और मुझे पता है कि आपके अंदर वो इच्छा आज भी जिंदा है। अरे तू बस अपने काम और इन बच्चों पर ध्यान दे। यहाँ बस सबको बोलने से मतलब है, किसी को नहीं सोचना। अगर बात बाहर निकली तो समाज क्या सोचेगा और परिवार का कितना नाम बदनाम होगा। मम्मी, आपने पापा और इस परिवार के बारे में बहुत सोच लिया। सबकी खुशियों के लिए अपने सपने बहुत कुर्बान कर दिए। अब ये वक्त अपने पर ध्यान देने का है। और जिस समाज की आप बात कर रही हो ना, उसकी तो आदत है हर कामयाब होते इंसान पर पत्थर मारने की। बेटी को भी बहू का साथ देते देख सास गुस्से में अपना सर पकड़कर बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। ये स्टूडेंट थोड़ी जिद्दी है, पर इन्हें मैंने 12th क्लास पास नहीं कराई तो मैं भी अपनी सास की बहू नहीं। ये देखने में तो मजा ही आ जाएगा। इसी के साथ पति पत्नी मिलकर सास को पढ़ाने के मिशन पर लग जाते हैं, लेकिन सास उनकी हर कोशिश को नाकाम कर देती है। एक शाम विराट अपनी मम्मी के लिए 12th क्लास की बुक्स लेकर आता है, जिन्हें देखकर इस बार सास का गुस्सा उन दोनों पर मानो फूट ही पड़ता है। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ये बेवजह की जिद पकड़े बैठ गए हो? मैंने एक बार बोल दिया ना, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी। इसके बाद मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे घर में कोई जिक्र नहीं चाहिए। पोता पोती पकड़ने की उम्र में किताबें पकड़ूंगी तो अच्छी लगूंगी क्या? अरे परिवार का मजाक बन जाएगा। मम्मी, पोते पोती आप पढ़ने के बाद भी तो खिला सकती हो। और रही मजाक बनाने वाले लोगों की बात, तो उनके पास खुद का कोई सपना होता नहीं, इसलिए दूसरों की उड़ान रोकने की कोशिश करते रहते हैं। बस एक बार माँ, आप कोशिश तो करो। अगर अच्छा नहीं लगा तो हम दोबारा कभी नहीं बोलेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ सोच में पड़ जाती है और ये सोचती है कि थोड़े दिन पढ़ लेती हूँ और उसके बाद पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा ये बोलकर मना कर दूंगी। ऐसी प्लानिंग बनाकर वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर तुरंत वे लोग सास का ओपन से 12th में एडमिशन करा देते हैं। मम्मी, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। अब तो आपका नाम टॉपर के लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे सीधे बच्चे, इन्हें अंदाजा भी नहीं कि माँ का प्लान क्या है। पाखी सास को पढ़ाना शुरू करती है। दिन बीतते हैं, जिसमें धीरे धीरे सास भी कंफर्टेबल होने लगती है, लेकिन फिर पाखी एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ट्यूशन जाने का सजेशन देती है, जिस पर बहुत गुस्सा, ड्रामा करने और पाखी के लाख बार मनाने के बाद एक बार फिर सास तैयार हो जाती है। थैंक यू मम्मी, आपको नहीं पता कि आपका 12th क्लास पढ़ना हम दोनों के लिए कितना ज़रूरी है। अब ये सिर्फ आपका नहीं, हमारा सपना भी बन गया है। बहू की बात सुनकर सास अपने प्लान को लेकर सोच में पड़ जाती है। अगले दिन पाखी सास के साथ उन्हें ट्यूशन छोड़ने जा रही होती है, जहाँ रास्ते में पड़ोस की कुछ औरतें बैठी मिलती हैं। अरे वाह विराट की मम्मी, तुम्हारा इस उम्र में पढ़ाई का कौन सा भूत जाग गया? बहू को बोलो कि पोता पोती दे दे और बच्चों के साथ खेलो। अरे क्या उनके बीच बैठकर अपनी खिल्ली उड़वाने चल पड़ी? आंटी जी, जब सरकार या भगवान ने सीखने की कोई उम्र नहीं रखी तो आपको क्या दिक्कत है? अरे देखो तो जरा, बहू की जुबान कैसे कैंची जैसी चल रही है। अब सास घर संभालने की जगह इन सब चीजों पर ध्यान रखेगी तो बहू के तो ये हाल होने ही है ना। देखा बहू, इसलिए बोलती थी, अरे खाली दिमाग वालों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलेंगे गू ही बोलेंगे। उदाहरण तो तुमने अभी देख लिया। वैसे बहन, मैं तो अपना सपना पूरा कर लूंगी, लेकिन क्या यहाँ बैठकर पंचायत करने के अलावा तुम लोगों का कोई दूसरा सपना भी है? सारी औरतें चुप हो जाती हैं और सास बहू चले जाते हैं। अब सास के अंदर पढ़ने की इच्छा जाग उठती है और वो अपना प्लान छोड़ मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते 1 साल बीतता है और बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। मम्मी,
एग्जाम के लिए जाने से पहले जल्दी से ये दही शक्कर खा लो। अरे चल पागल, ये सब बच्चों के लिए होता है। अभी आप भी हमारे लिए स्कूल में एग्जाम देने वाली बच्ची ही तो हो। बच्चों का प्यार देखकर सासू माँ खुश हो जाती है और दही शक्कर खाकर विराट के साथ घर से निकल जाती है, जो मम्मी को एग्जाम सेंटर पर छोड़ ऑफिस चला जाता है। इसी तरह समय बीतता है और एग्जाम खत्म होने के बाद देखते ही देखते रिजल्ट भी आ जाता है। मेरी टॉपर माँ, तुमने तो तहलका मचा दिया, हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हैं। घर वाले ये खुशी मना रहे होते हैं कि वही औरतें उनके घर आती हैं। अरे पंचायत की टोली, आज मेरे घर कैसे? बस तुम्हें सॉरी और थैंक यू बोलने आए हैं। उस दिन तुम्हारी बातों और आज तुम्हारे काम ने हमें ये सिखाया कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए अब हम भी शादी, परिवार, बच्चे और न जाने कितनी वजहों से अधूरे छूटे सपनों को पूरा करेंगे बहन जी। सास बहू का लिव इन रिलेशन। नेहा खुले विचारों वाली लड़की थी। अरे नेहा, क्या दिन में सोती है? ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा, वहां तो काम करना पड़ेगा, काम। जितना काम होगा कर लूंगी माँ, पर अगर कोई ये कहे कि सारा आराम छोड़कर सिर्फ काम ही करना है तो ना भी ना, मुझे नहीं करनी शादी। अरे कैसी बात कर रही हो? अच्छा चलो जाकर नहा लो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, फिर तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। नेहा कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो सोचने लगती है कि ससुराल में वो कैसे मैनेज करेगी। क्या हुआ नेहा, परेशान लग रही हो? अरे यार, तू तो मुझे जानती है ना, मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा लोग मानेंगे। यार, कहीं मेरी शादी ऐसे घर ना हो जाए जहां मेरी जिंदगी ही नरक हो जाए। अरे मैंने ना कल एक इंग्लिश फिल्म देखी थी, उसमें भी कुछ ऐसी ही समस्या थी हीरोइन की। अच्छा, तो फिर क्या किया उसने? उसने तो अपने होने वाले पति से साफ साफ कह दिया कि वो पहले उसके घर कुछ दिन तक बिना शादी के रह कर देखेगी, और अगर ठीक लगा तो ठीक, वरना तेरे मेरे रास्ते अलग। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही आइडिया दे रही है तू मुझे। चल मैं तो चली, थैंक्स यार, तूने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये बोलकर नेहा खुशी खुशी वहां से निकल जाती है, लेकिन पीछे से उसकी सहेली कहती है, अरे नेहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। हे भगवान, पूरी बात सुने बिना ही चली गई। अरे वो तो विदेशी फिल्म थी, वहां सब चलता है, लेकिन ये तो भारत है, सभ्यता और संस्कारों वाला देश, जहां शादी से पहले लड़की को ससुराल में नहीं रखा जाता। खैर, नेहा मस्त होकर घर आती है। नेहा, कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, और हाँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, आने दो आने दो, मैं तैयार हूं शादी के लिए। अगले दिन लड़के वाले आते हैं, जहां लड़का कहता है, मुझे अकेले में लड़की से कुछ पूछना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ नेहा, घर तो दिखा दो इन्हें। नेहा भी खुश हो जाती है कि उसे मौका मिल गया है लड़के से अपनी शर्त रखने का। देखो, मुझे ना शादी से बहुत डर लगता है, पता नहीं कैसी लड़की आए, तालमेल बना पाए कि नहीं मेरे परिवार से। मैंने कई घरों में रोज का क्लेश होते देखा है। तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं भी यही सोच रही थी कि भाई सास तो अच्छी होनी चाहिए, पति सपोर्ट करे ना करे, रहना तो पूरे दिन सास के साथ है। लेकिन मेरे पास ना इसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, कैसा आइडिया? क्यों ना शादी के पहले मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर आकर रह लूं, तुम लोग मुझे समझ लेना, मैं तुम लोगों को समझ लूंगी, ठीक लगा तो शादी, वरना टाटा बाय बाय। क्यों? लड़के को नेहा की बात में दम लगता है। वो घर के सभी लोगों के सामने नेहा की बात रखता है। अरे पागल हो गई है क्या? ये कैसी शर्त है? अरे शादी से पहले मैं क्यों तुझे किसी और के घर भेजूंगी रहने? अरे लड़की के ख्याल तो 20 साल आगे के हैं, इतनी भी खुले विचारों वाली लड़की नहीं चाहिए हमें। अरे माँ, क्या बुरा और गलत बोल रही है ये? रहना तो हम दोनों का है ना। कल को कोई परेशानी आई तो तुम सब तो ये बोलकर निकल जाओगे कि जिंदगी तुम लोगों को ही निभानी है, तुम लोगों को जो करना है करो। तब क्या करूंगा बताओ? सबके समझाने पर वो लोग मान जाते हैं।
वाह, मैं 2-3 दिनों में पैकिंग कर लूंगी तो आकर मुझे ले जाना। और नेहा पहुंच जाती है विशाल के घर। आओ आओ, ये रहा तुम्हारा कमरा। इस घर में तुम एज अ गेस्ट रहो, लेकिन माँ तुम्हें बहू की तरह ही ट्रीट करेंगी और तुम भी उन्हें सास की तरह ही रखना। बस फिर क्या था, शुरू हो जाता है लिव इन सास बहू का ड्रामा। अरे चाय तो बना दे बहू। जी सासू माँ, अभी लाई। नेहा चाय लेकर आती है कि बस चाय लेकर आई हो, इसके साथ पकोड़े भी ले आती। लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि आपको चाय के साथ पकोड़े भी चाहिए। हाँ हाँ, अब तो पता चल गया ना। रात को खाना खाने के बाद नेहा किचन में खटर पटर कर रही होती है। क्या हो रहा है वहां नेहा? माँ जी, मैं ना रात को अदरक वाली चाय पीकर सोती हूँ, ये मेरी आदत है। अच्छा, तो जरा मेरे लिए भी बना देना। दोनों सास बहू रात को चाय पीती हैं। अगले दिन नेहा, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरी साड़ी निकाल कर बेड पर रख दे। नेहा सास के लिए साड़ी निकाल कर रख देती है। वो देखती है कि उसके आने के बाद से सास ने घर का कोई भी काम करना छोड़ दिया है। यार मैं क्या करूं? ऐसा ससुराल तो मुझे नहीं चाहिए था जिसमें मैं ही सारा काम करूं। मैं तो ऐसा घर चाहती हूं जहां सास और बहू दोनों मिलकर किचन में काम करें। हे भगवान, रात को चाय पी ली, पेट में गैस बन गई, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो, क्योंकि वो ठीक रहेगी तभी तो मैं ठीक रहूंगी। दोनों समझ जाती हैं कि वो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अगले दिन नेहा, जरा चाय तो ले आना। नेहा चाय के साथ चिला भी बनाकर ले आती है। सास खा पीकर सो जाती है। अगली सुबह तेरी बुआ सास आ रही है, उसे मैंने तेरे बारे में बताया है। तभी वहां गंवार से एक महिला आ जाती है। चलो यहां से निकलो, कुछ नहीं है खाने के लिए, जाओ। ए नेहा, तमीज से बात करो, ये मेरी ननद यानी आशीष की बुआ है। हाय रे दैया, इतनी आकड़ वाली लड़की! अरे यही है ना जो शादी से पहले ही आकर बस गई है यहाँ पर। बस नहीं गई हूं, बसना है या नहीं ये डिसाइड करने आई थी, लेकिन इन लोगों के रिश्तेदार इतने गंवार हैं तो मैं तो ना कर रही इस घर में शादी। और भाभी, और क्या कमी थी हमारे आशीष में जो आपने ऐसी लड़की की शर्तों को मान लिया? अरे वो तो आशीष के कहने पर मैं झुक गई, वरना ऐसी लड़की को तो मैं घर में घुसने भी ना दूं। ए हेलो, ऐसी लड़की कैसी लड़की? हाँ, बिना समझे बुझे शादी कर लूं? अब तो समझ गई ना कि हम लोग गांव के हैं। भाभी को खाट पर सोना और रिश्तेदारों का गांव से आना जाना तो लगा ही रहना है इस घर में। हाँ हाँ, मैं तो किसी मॉडर्न घर में शादी करूंगी। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। अपने घर में आकर नेहा कहती है, ना माँ ना, लिव इन में रहकर देख लिया, ये गांव के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। खैर, नेहा की शादी एक मॉडर्न घर में हो जाती है जहां सास कहती हैं, हे नेहा, मैं टेनिस खेलने जा रही हूं, आओ तो जूस बनाकर रखना, और हाँ, वॉलनट्स और ओट्स भी बना लेना। जी माँ। माँ मॉम बोलो डार्लिंग, माँ इज ओल्ड फैशन। बेचारी नेहा सर पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, ये सास तो सास ही होती है, गांव की हो या शहर की। सुगंधा और उसकी सास कांता के बीच एक अजीब सी जंग रहती थी। ये जंग थी किचन में कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा और घर के सदस्यों के दिल जीतेगा। और उनकी इस जंग में हमेशा कुर्बान होते थे उनके दोनों पति। कैसे? आइए देखते हैं इस किचन पॉलिटिक्स की कहानी में। एक दिन किचन में, माँ जी, आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्जी। इस खाने से घर वालों के पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं बना रही हूँ तड़के वाली छाछ।
जिसे पीते ही गैस की समस्या कभी नहीं होगी। दोनों अपने अपने खाने को लेकर टेबल पर पहुंच जाती हैं। तभी सुगंधा के ससुर उसकी बनाई सब्जी की तारीफ कर देते हैं। अरे वाह, मेथी की सब्जी भी बनी है, बड़ी ही स्वादिष्ट है। वाह बहू वाह। अरे बहू, लेकिन इसमें इतनी सारी मेथी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? देखिए माँ जी, ये तो वो मेथी है जो आप रात में भिगोकर सुबह उसका पानी पीती हैं, और जो मेथी फेंक देती हैं उसी से मैंने ये सब्जी बनाई है। अरे वाह बहू, तुमने तो बड़ा ही समझदारी का काम किया। बस अब क्या था, कांता जी का तो मानो ये सुनकर खून ही सूख गया। वो फैसला कर लेती है कि किसी भी तरह वो अपने खाने की तारीफ लेकर ही रहेगी और सुगंधा को किचन में उसकी कमियां गिनाएगी। कांता फ्रिज खोलकर देख रही होती है और फिर सुगंधा से कहती है, अरे बहू, ये क्या, पूरा फ्रिज गंदा पड़ा है। तभी वहां सुगंधा का पति आ जाता है। वो सुगंधा को डांट कर कहता है, सुगंधा, तुम्हें कितनी बार कह रखा है कि वायरस फैल रहा है, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है, लेकिन तुम किचन में इतनी गंदगी रखोगी तो कैसे चलेगा। सुगंधा सास की तरफ देखती है जहां वो मुस्कुरा रही होती है। सुगंधा समझ जाती है कि सास ने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया है। दोनों रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखती हैं और ना ही एक दूसरे से बातें करती हैं। रात को खाने की टेबल पर एक एक कर दोनों कई तरह के अलग अलग व्यंजन टेबल पर लगा देती हैं और अपने अपने पति के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। अरे खाइए जी खाइए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। प्लेट में वो खाना डालती हैं। सुगंधा भी दोनों की प्लेट में खाना डालते हुए कहती है, बड़ी ही मेहनत लगी है इस खाने को बनाने में। हाँ, दोनों को ना चाहते हुए भी सारा खाना खाना पड़ता है। कहीं दही तो कहीं मलाई तो कहीं मसाला, और इन सब के बाद दोनों बड़ी ही मुश्किल से अपने कमरे में सोने जाते हैं। लेकिन अगली सुबह सुगंधा का पति चिल्ला रहा होता है, हाय रे हाय, मेरा तो पेट खराब हो गया। हाय माँ, बहुत दर्द हो रहा है। तो वहीं कांता के कमरे से भी कुछ ऐसी ही आवाज आने लगती है। हे भगवान, इस सास बहू की लड़ाई हमारी जान लेकर रहेगी। जाओ कोई डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर आते हैं। दोनों को देखकर कांता और सुगंधा से कहते हैं, देखिए, आप दोनों इन्हें खाने में हल्का ही दीजिएगा। हो सके तो रात का खाना जल्दी खाया करे और वॉक किया करे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। रात में खाने के टेबल पर दोनों एक बार फिर से खाना लगाने लगती है। पापा जी, मैंने ये पतली मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ ये पापड़ और पुदीने की चटनी भी बनाई है। अरे बहू, अभी अभी बेचारे पेट की बीमारी से गुजरे हैं, इतना भारी खाना तो डॉक्टर ने भी मना किया है ना। देखिए, मैंने आप दोनों के लिए सूप बनाया है। और दोनों उन लोगों की प्लेट में खाना डालने लगती हैं। तभी दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, बस करो, हमें माफ करो, हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। बस करो, हमें माफ करो, हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कहानी का अंत। आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। नहीं जनाब, अगर सास बहू के बीच सब ठीक हो जाए तो आप ये सीरीज देखे ही क्यों? तो मजा लीजिए इस चैनल में सास बहू से जुड़ी कहानियों का, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जिसकी मिठास उसकी खटास में हमेशा ज्यादा ही रहती। सास बहू का झगड़ा। अनामिका की सास पुष्पा अपनी बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और इसीलिए दोनों सास बहू में आए दिन झगड़ा होता रहता था। सास बहू के झगड़े के चक्कर में अनामिका के पति मोहित की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। बेचारा बार बार माँ और बीवी के झगड़े को सुलझाता ही रहता था, लेकिन दोनों समझने का नाम नहीं लेती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अनामिका और पुष्पा के अंदर जोरदार झगड़ा हुआ
और बात कुछ इस तरह थी। बहू, मैंने तुम्हें कल अपनी एक साड़ी धोने के लिए दी थी। हाँ मम्मी जी, वो साड़ी धोकर मैंने आपकी अलमारी में रख दी है। उसी की बात कर रही हूँ मैं। जरा देख तो, इस साड़ी को देखकर किसी भी तरह से लगता है ये धुली हुई है। अरे मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी वॉशिंग मशीन में अच्छे से धोकर सुखाकर आपकी अलमारी में तह बनाकर रखी थी। आपके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। अरे कैसे बात कर रही है मुझसे? मेरे नखरे? अरे मोहित, जरा ये देख तो, ये साड़ी धुली हुई लग रही है क्या? अरे मम्मी, जब अनामिका कह रही है कि उसने साड़ी धोई थी तो मान लो ना। हर बात पर झगड़ा करना जरूरी है क्या? क्या है ना मोहित, तुम्हारी माँ को तो मेरे हर काम में नुस्ख निकालने की आदत पड़ गई है। जब तक 2-4 खरी खोटी सुना नहीं लेती ना, इनका दिन नहीं निकलता। अरे चुप कर, बहू होकर मुझे जवाब देती हो। एक तो गंदे कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए, ऊपर से कैंची की तरह कचर कचर बोली जा रही हो। अरे मम्मी जी, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैंने साड़ी धो कर रखी थी, तो फिर इतनी गंदी क्यों लग रही है? अब मुझे क्या पता मम्मी जी, आप इस पर इस तरह तेल और घी की चिकनाई के दाग लगाकर लाएंगी तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अरे तो हाथ से धोना चाहिए था ना। मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो एक कपड़ा रगड़ रगड़ कर हाथ से धो दूंगी। आपको पहननी है तो पहनिए, नहीं तो रख दीजिए। तुझे तो मैं अच्छी तरह बताऊंगी, मुझे जवाब देती है। एक दिन सुबह के वक्त, अरे अनामिका, मेरी व्हाइट शर्ट कहाँ है? आज ऑफिस में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है और मुझे वो व्हाइट शर्ट पहन कर जाना है। मुझे पता है, आपने मुझे 2 दिन पहले ही बता दिया था और आपकी शर्ट मैंने धोकर अच्छी तरह आयरन करके अलमारी में लगा दी है। जाइए वहां से ले लीजिए। अनामिका, ये तुमने क्या किया? ये देखो, शर्ट पर लिपस्टिक का दाग लगा हुआ है और ये तो एक जगह से जल भी गई है। नहीं नहीं मोहित, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हारी शर्ट ठीक से इस्त्री करके अलमारी में लगाई थी। तो फिर ये जल कैसे गई अपने आप? अलमारी में लटके लटके थोड़ी ना जल जाएगी। पर मोहित, मुझे अच्छी तरह याद है। देखो, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो। और अगर शर्ट जल भी गई थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, मैं नई शर्ट लेकर आ जाता। अब ऐन वक्त पर शर्ट कहाँ से लेकर आऊं? मेरा इतना इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था, सब खराब हो जाएगा। अरे बेटा, क्यों परेशान होता है? ये देख, मैंने तेरे लिए पहले से ही एक नई व्हाइट शर्ट ला कर रखी है। लेकिन मम्मी, आप मेरे लिए व्हाइट शर्ट क्यों लेकर आई? अरे मुझे पता था तेरा प्रेजेंटेशन होने वाला है और अपनी इस बहू पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्या पता मेरी साड़ी की तरह तेरी शर्ट भी गंदी करके रख देती। और देख, वही हुआ ना। बेटा, सारी टेंशन छोड़ और ये नई शर्ट पहन कर जा। थैंक यू मम्मी, आज तो आपने बचा लिया मुझे। कुछ दिनों के बाद, अरे अनामिका, जानती हो, ऑफिस में मेरा जो दोस्त है ना अमर, आज उसका बर्थडे है और उसे तुम्हारे हाथ का चॉकलेट केक बहुत पसंद है। थोड़ा सा बनाकर टिफिन में रख दो ना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छा केक बनाकर आपके दोस्त के लिए रख दूंगी। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो वैसे ही मेरे ऑफिस के सारे लोग इतनी तारीफ करते हैं, क्या बताऊं। आप प्लीज एक अच्छा सा केक और बना दो, मेरी तो ऑफिस में शान बढ़ जाएगी। अनामिका केक बनाने के लिए रख देती है। पुष्पा चुपचाप जाकर उस पर ढेर सारा नमक डाल देती है। देख अमर, तेरी भाभी ने तेरे लिए चॉकलेट केक बनाकर भेजा है, तुझे बहुत पसंद है ना? यार, तू बहुत किस्मत वाला है, भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है और साथ में केक भी। वैसे भाभी को थैंक यू बोलना। थैंक यू बाद में, पहले तो ये केक खा कर देख, बहुत मेहनत से बनाया है अनामिका ने। अरे यार, इस केक में तो बहुत सारा नमक है। लगता है भाभी ने शक्कर की जगह खूब सारा नमक डाल दिया है। अरे मोहित, तू तो अपनी बीवी की कुकिंग की बहुत तारीफ करता फिरता है। जरा पूछना अपनी बीवी से, केक में नमक कब से डलने लग गया। क्या यार, तुझे भी मेरा ही जन्मदिन मिला था बिगाड़ने के लिए? केक नहीं लाना था तो मत लाता, कम से कम मुझे इस तरह नमक वाला केक तो नहीं खिलाता। अरे नहीं यार, अनामिका ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। घर जाने के बाद, अनामिका, अगर तुम्हारा केक बनाने का मन नहीं था तो ना बनाती, लेकिन मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? अरे आपकी बेइज्जती, ये अब क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुबह आपको इतने अच्छे तरीके से केक बना कर दिया था
हाँ, लेकिन उसमें इतना सारा नमक डाल दिया था कि आज ऑफिस में मेरा अच्छा खासा मजाक बना है। मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे मुझ पर। अरे बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही समझाने की कोशिश की थी। एक नंबर की गैर जिम्मेदार है ये लड़की, कोई काम ठीक से नहीं करती। उस दिन भी गंदी साड़ी रख दी थी मेरी अलमारी में और झूठ बोल रही थी। कुछ दिनों के बाद, अनामिका देखो, मैंने अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया है, उसे अच्छी तरह चार्ज होने देना। मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, प्लीज बीच में से हटाना मत। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं हटाऊंगी। पुष्पा चुपचाप से जाकर चार्जिंग का बटन बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद, अरे ये लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हुआ? और ये बटन किसने ऑफ कर दिया? अनामिका, इधर आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे इतना? अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा लैपटॉप चार्जिंग पर लगा हुआ है, मेरी अर्जेंट मीटिंग है। तुमने इसका स्विच ऑफ क्यों कर दिया? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों स्विच ऑफ करूंगी? कुछ दिनों से देख रहा हूँ अनामिका, तुम मेरा हर काम बिगाड़ देती हो। देखो, ये अच्छी आदत नहीं। कम से कम तुम्हें इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अब क्या करूंगा मैं? आई एम सॉरी मोहित, लेकिन सच में मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर जानबूझकर नहीं किया तो क्या सब कुछ अपने आप हो जाता है? कभी मेरी शर्ट जल जाती है, कभी केक में नमक डल जाता है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। फिर से वही बात। अरे कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ, इस तरह मेरा काम बार बार मत बिगाड़ा करो। तुम जानती हो मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। ऑफिस में तो पहले ही बेइज्जती करा चुकी हो, और अब ये मीटिंग, ये भी मेरे हाथ से निकल गई। अनामिका की समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद मोहित अपने ऑफिस से कुछ फाइल लेकर घर आता है। अनामिका, ये कुछ फाइलें हैं, इन्हें संभाल कर रख दो। और प्लीज इस बार ध्यान से, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं मोहित, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैं सारी फाइल्स अलमारी में लॉक करके रखूंगी और चाबी अपने पास रखूंगी। अनामिका, जरा अलमारी की चाबी तो देना। क्यों मम्मी जी, आपको क्या काम है? उसमें मोहित की जरूरी फाइल रखी है और मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी गड़बड़ हो। पता नहीं, कुछ दिनों से हर काम खराब हो जाता है। अरे मुझे उसमें से पैसे निकालने हैं और उसके बाद ले लेना अपनी चाबी। मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हारे पति की फाइल। अनामिका को अपनी सास पर शक होता है। चाबी देने के बाद वो चुपचाप छुपकर अपनी सास की हरकत देखती है। ये फाइलें उठाकर डस्टबिन में डाल देती हूँ, फिर देखना कैसे मोहित इसकी खबर लेगा। इस बार तो छोड़ेगा नहीं इसे। वैसे भी पहले मैंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से अच्छी खासी डांट पड़ी है, मजा आ जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। सारा काम मम्मी जी बिगाड़ देती हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा उनसे झगड़ा हो गया है। सास के जाने के बाद अनामिका मोहित को बुलाकर लाती है। क्या हुआ अनामिका, क्या दिखाना है? ये देखिए, आपकी फाइल डस्टबिन में पड़ी हुई है। इसीलिए तो कहा था संभाल कर रखना, और तुमने उठाकर ये फाइल डस्टबिन में डाल दी। मैंने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने डाली है, मुझसे बदला लेने के लिए, ताकि तुम मुझे डांटो। और अगर मैंने डाली होती तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए बुलाकर तो नहीं लाती ना। सही कह रही हो, मैं अभी मम्मी से जाकर बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद, मम्मी सच सच बताइए, मेरी फाइल अलमारी में से निकाल कर डस्टबिन में आपने डाली थी ना? अरे अपनी माँ पर इल्जाम लगाता है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मम्मी, जो सच है वही पूछ रहा हूँ। आप जल्दी से बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? अरे तो क्या करती, तेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है, उल्टे सीधे जवाब देती है, मुझे उससे बदला लेना था। अरे मम्मी, लेकिन आप दोनों के झगड़े के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हुआ है, ये कभी सोचा आपने? मम्मी जी, अगर आपका बदला पूरा हो गया हो तो आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, क्योंकि अब आपकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। यह तो वक्त ही बताएगा मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। मम्मी जी, कहा ना आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे मेरी जो मर्जी आएगी वो मैं करूंगी। मेरा सर घूम रहा है, सास बहू के झगड़े में मेरी जिंदगी का तो कचरा हो गया है, कचरा। सास बहू का रिश्ता। निधि और उसकी सास के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर अनबन छिड़ी ही रहती है, जिसके चलते दोनों कभी एक दूसरे को समझने और प्यार करने की कोशिश तक नहीं करती। अरे मेरे तो भाग ही फुट गए जो ऐसी बहू मिली।
हाय, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान, या तो अच्छी सास दे देता या फिर गूंगी। इन्हें मेरे सिर बिठाकर कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं भगवान। क्या बोली? वही जो आपने सुना। इतनी बड़ी हो गई कि सास से जुबान लड़ाती है। अरे यही सीख कर आई है क्या मायके से? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो ससुराल ही काफी है। मेरी सास ने मुझे बहुत अच्छे से जुबान लड़ाना सिखाया है। हाँ। सास बहू की तीखी नोक झोंक चल ही रही होती है कि दीपू वहां आ जाता है। रिश्ता करते हुए पति पत्नी की जगह सास बहू की कुंडली मिलानी चाहिए, क्योंकि अगर सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं तो उनका पता नहीं, पर पति की जिंदगी तो पक्का झंड है। मुझे अपने सामने कोई झगड़ा नहीं चाहिए। बस करो दोनों। दोनों शांत होकर अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं। दीपू ऑफिस चला जाता है, जिसके थोड़ी ही देर में दीपू की बहन कल्पना का फोन आता है। अरे कैसी है रे बेटा? ससुराल में सब बढ़िया है ना? कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? सास की बात सुनकर पास खड़ी निधि हंसकर कहती है, अरे वाह रे ऊपर वाले, खुद बहू को शांति से सांस भी नहीं लेने देती और बेटी से पूछ रही है कोई परेशान तो नहीं करता। अरे मेरी बेटी तुम्हारी तरह नाकारा और बदतमीज नहीं है, इसलिए उससे पूछना बनता है। तो उनकी सास भी आपकी तरह नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। और इसी के साथ एक बार फिर दोनों सास बहू के बीच तानों का युद्ध शुरू हो जाता है। फिर कल्पना कुछ देर तक तो फोन पर सुनती रहती है, पर जब दोनों चुप होने का नाम तक नहीं लेती तो वो चिल्लाते हुए बीच में बोलती है, अरे बस करो, यहाँ फोन कान पर लगाए जब मुझसे आप दोनों की बातें सुनी नहीं जा रही तो मेरा बेचारा भाई न जाने किस हाल में होगा। अरे ये सब तेरी भाभी की वजह से है बेटा। तो माँ, आप भी कुछ कम नहीं है। आप दोनों को ही अपना रिश्ता सुधारने की जरूरत है। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो रिश्ते सुधारने में एक्सपर्ट है। आप दोनों उनके पास जाइए। ना जी ना, मैं ऐसे ढोंगी बाबा में नहीं मानती। देखा, कहा था ना। अरे ये तो हमारे घर में शांति चाहती ही नहीं है। भाभी, एक बार ट्राई करके तो देख लो। इस पर निधि मान जाती है और अगले ही दिन दीपू के ऑफिस जाने के बाद दोनों बाबा के पास पहुंच जाती हैं। सास बहू के बीच रिश्ता कुछ ज्यादा खास नहीं है। हर समय तू मैं चलती रहती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। आप तो बहुत ज्ञानी है बाबा जी। तो उपाय सुनो। बहू को साफ और सच्चे मन के साथ सास को 12 लाल और 12 हरी चूड़ियां भेंट करनी है। मतभेद अपने आप कम हो जाएंगे। बाबा का उपाय सुन अगले दिन निधि सास को चूड़ियां भेंट कर देती है, लेकिन इससे भी उन दोनों के बीच कुछ सही नहीं होता। अरे पक्का इसने ही किलस कर चूड़ियां दी होंगी, तभी कुछ नहीं हुआ। दोनों दोबारा बाबा के पास जाती हैं। कुछ नहीं होता। तो दूसरा उपाय सुनो। सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर की सफाई कर सारा कूड़ा घर से बाहर कर ठंडे पानी से स्नान करना है। इससे दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अरे इतनी जल्दी मम्मी जी ही उठ सकती हैं? ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं अकेली तो लड़ाइयाँ नहीं करती ना। बाबा का उपाय मानते हुए अगली सुबह से सास जल्दी उठ सूरज निकलने से पहले घर की सफाई कर ठंडे पानी से नहाने लगती है। ये सब कुछ दिन तक चलता है, जिससे अभी भी दोनों के रिश्ते तो नहीं सुधरते, पर सास की तबीयत खराब होने लगती है। अब लगता है आपने मन से काम नहीं किया होगा, तभी तो रिश्ता वैसा का वैसा पड़ा है और तबीयत खराब हो गई। अरे सही कहती थी तुम, कल मुहा ढोंगी बाबा। देर आए पर दुरुस्त आए। चलो आराम करो अब निधि बाकी काम छोड़ सास की सेवा करने लगती है। अपनी पत्नी और माँ में ऐसा बदलाव देख दीपू बिल्कुल हैरान रह जाता है। अरे कहीं बाबा ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? मेरी माँ और पत्नी इतना घुल मिल कर तो नहीं रहती। ओहो, सरकाज़म। बस बस, अब जाओ और अपना काम खुद कर लो। मुझे मम्मी जी का ख्याल रखना है। निधि की बात सुन हैरान दीपू बस उन्हें देखता रह जाता है और निधि सास का ध्यान रखने में लगी रहती है।
इसी तरह दिन बीतते हैं और निधि आधे से ज्यादा समय सास के साथ बिताने लगती है, जिस वजह से उन दोनों का रिश्ता पहले से अच्छा होने लगता है और वो एक दूसरे को समझने लगती है। बहू, मैं सोचती हूँ एक बार उसे ढोंगी बाबा के पास जाना चाहिए, उसे सबक सिखाने के लिए। अरे पर मम्मी जी, उसकी क्या जरूरत है? हमारे घर में सब ठीक है, फिर वो कुछ भी करे, हमें उससे क्या। दोनों के बीच ये बात हो ही रही होती है कि तभी बाबा कल्पना के साथ उनके घर आ जाते हैं। माँ, बाबा आप दोनों से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। अरे पर हमें इस ढोंगी बाबा से नहीं मिलना। हाँ, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। जो कुछ समय पहले एक दूसरे को मारने को चलती थी, आज एक ही लय में बात कर रही है। आपको अपने रिश्ते के लिए किसी बाबा के नहीं, अपने आप की जरूरत होती है। रिश्ता सुधारने के लिए जरूरी है कि सास बहू को अपनी बेटी और बहू सास को अपनी माँ जैसा समझे और प्यार दे। उपाय तो बस एक तरीका है लोगों को समझाने का कि असली उपाय उनके पास ही है, आपको बस उन्हें समझना है। सास बनी डंडे वाली भूत। शिखा की नई नई शादी हुई थी। उसका मायका और ससुराल दोनों कानपुर में ही थे, इसलिए उससे मिलने उसके भाई अक्सर आते जाते रहते थे। ये बात शिखा की सास मीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी जी, आज राहुल भैया आ रहे हैं। कौन, तेरे चाचा का लड़का? जी मम्मी जी। अरे पर वो तो दिल्ली में रहता है ना। हाँ मम्मी जी, उन्हें कल सुबह दिल्ली के लिए निकलना है, तो वो आज मुझसे मिलते हुए कल सुबह यहीं से निकल जाएंगे। हमने तो धर्मशाला खोल रखी है ना। कुछ कहा क्या मम्मी जी? मैंने कहा हाँ हाँ, आने दे तेरे भैया को, जमकर खातिरदारी करेंगे। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इससे पहले कि मेरा घर धर्मशाला बन जाए। ये कैसी बातें कर रही हो मीना? सच ही तो कह रही हूँ। अभी इसकी शादी को साल भर भी नहीं हुआ और आए दिन इसके घर वाले आ धमकते हैं। अरे तो क्या हुआ, वो इसी शहर में रहते हैं तो हाल चाल लेने आ जाते हैं। इस बार मैं उनका हाल और चाल दोनों ही बिगाड़ दूंगी। अब बहुत हो गया जी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो, हे भगवान, बस आप तो देखते जाइए। शाम को राहुल आता है। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक है, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी अच्छा ही हूँ आंटी। बस आज रात के बाद नहीं रहोगे। चलिए भैया, मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ। रात में खाने के टेबल पर शिखा, रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी भैया, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। अच्छा अच्छा। बेटा, क्या तुम भूत प्रेत में मानते हो? नहीं नहीं आंटी जी, पर अचानक आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया? पता नहीं क्यों, कभी कभी मुझे लगता है जैसे रात के समय बैठक में कोई घूमता रहता है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? हाँ, तुम लोग घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये आपका वहम होगा आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है। चलो अब मेरा सोने का टाइम हो गया है तो चलती हूँ मैं। शिखा बेटा, राहुल के सोने की व्यवस्था वहीं दीवान पर कर देना। जी पापा जी। अब चलिए भी। अच्छा, तो बैठक में सोने वाले हैं साहबजादे। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाइए। मीना और महेश के सोने के बाद शिखा और राहुल आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। अरे आप! सरप्राइज! काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आज ही चला आया। ये तो बहुत अच्छा किया। देखिए राहुल भैया भी आए हुए हैं, आप दोनों का मिलना भी हो जाएगा। कैसे हो रोहित? मैं तो ठीक हूँ भैया। शिखा, मैं भी आज यहीं सो जाता हूँ, राहुल भैया से बातचीत भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मीना आधी रात को उठती है, कंबल मुंह से पैर तक ओढ़ के डंडा लेके बैठक में आती है और देखती है दीवान पर चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ है। देखो तो कैसे मजे से सो रहा है बहन के ससुराल में। मीना ताबड़तोड़ 4-5 डंडे मार देती है। अरे मर गया! अरे बचाओ बचाओ, कौन है?
मीना जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये रोहित कहाँ से आ गया? लगता है ये नालायक राहुल मेहमानों वाले कमरे में सो गया होगा। आज तो इसकी खैर नहीं। उधर बैठक में, अरे क्या हुआ रोहित? मैं बाथरूम में था, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। पता है भैया, मैं सो रहा था, अचानक से कोई आकर मुझे डंडे मारने लगा। ये क्या कह रहे हो? लगता है तुम भी आंटी की तरह भूत प्रेत में मानते हो। नहीं नहीं भैया, सच में कोई आया था। मैं तो जा रहा हूँ मेहमानों वाले कमरे में सोने के लिए। इस समय अपने रूम में जाऊंगा तो शिखा की नींद खराब हो जाएगी। ठीक है भाई, जाओ तुम, जहाँ तुम्हारा भूत डंडा लेके ना आ सके। थोड़ी देर बाद मीना कंबल ओढ़ के डंडा लेकर मेहमानों वाले कमरे में पहुंच जाती है। वो बिस्तर पर सोए रोहित को फिर डंडों से मारने लगती है। अरे मर गया, अरे मर गया। तू भूत प्रेत में नहीं मानता ना? ये ले, अब डंडे खा। हैं? ये तो माँ की आवाज है। रोहित कंबल खींच देता है। बेटा तू? अरे ये क्या कर रही हो माँ? मार मार के मेरा भरता बना दिया आपने। माफ कर दे मेरे लाल, मैंने तो तुझे ही मार मार के लाल कर दिया। मैं तो उस राहुल के बच्चे को सबक सिखाना चाहती थी। राहुल भैया को? हाँ बेटा, मुझे लगा अगर उसे डंडे मारूंगी तो शिखा के मायके वाले यहाँ आना छोड़ देंगे। हे भगवान, माँ ये घर शिखा का भी है, उसके घर वाले जब चाहे आ सकते हैं। हाँ बेटा, आज मुझे भगवान का इशारा समझ में आ गया। मैं कितना गलत करने चली थी और अपने ही बेटे को चोट पहुंचा दी। अब चुपचाप जाके सो जाओ माँ, और किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। शिक्षा दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ भी बुरा ही होता है। सास, बहू और ताबीज। सुप्रिया का रोज किसी न किसी बात पर अपनी बहू तारा से झगड़ा होता ही रहता। दोनों स्वभाव से जिद्दी और अड़ियल थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता था। फिर एक दिन, तारा कहाँ मर गई थी तू अभी तक? सुबह से शाम हो गई, घर में इतना काम पड़ा है, ये सब छोड़कर कहाँ मौज मस्ती करने गई थी? आपके घर के सारे काम करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा। आप भी तो अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने जाती हैं, तब तो मैं आपको नहीं टोकती। अरे मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। सास है तो क्या मुझे चैन की सांस नहीं लेने देंगी आप? बहुत जबान चलने लगी है तेरी आजकल। आने दे मेरे बेटे को घर पर, फिर देख तेरी कैसे क्लास लगवाती हूँ। आपके पास और काम ही क्या है? बाहर पड़ोसियों से मेरी बुराई करना और घर में पति से। हाँ तो अब तेरा काम भी तो ऐसे ही होते हैं ना। तारीफ के लायक कोई भी काम किया है तूने आज तक? बस जुबान चलवा लो, कैंची से भी तेज चलती रहती है। सिर्फ जुबान ही नहीं, हाथ पैर भी चलते हैं, जिनकी वजह से आपको घर में इतनी सफाई देखने को मिलती है, वरना आपको तो अपनी किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती। तो कहना क्या चाहती है? घर का क्या सारा काम तू खुद अकेला करती है? तो और क्या नौकरानी करती है? इसी तरह तारा और सुप्रिया में आए दिन लड़ाई होती। दोनों के दिन की शुरुआत ही एक दूसरे से लड़कर शुरू होती और लड़कर ही खत्म होती, मानो ये अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हो। शाम को तारा का पति वैभव घर आता है। वैभव को देखते ही उसकी माँ सुप्रिया उसके पास आती है और कहती है, बेटा वैभव, अच्छा हुआ जो तू आज जल्दी घर आ गया। देखना तेरी बीवी सुबह से मुझसे लड़ी जा रही है। माँ की बातें सुनकर वैभव तारा को जोर जोर से आवाजें देने लगता है। क्या हुआ जी, इतना चीख क्यों रहे हो? तारा, तुमने आज फिर माँ से लड़ाई की? अरे लड़ाई मैंने नहीं की, शुरुआत पहले इन्होंने की थी। समझा दीजिए अपनी माँ को। मुझे कहीं भी आते जाते टाइम टोके नहीं, वरना मैं अपना सामान बांधकर मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर तारा वहां से चली जाती है। ये सब क्या चल रहा है माँ? किसी दिन मैं आप लोगों के चक्कर में जरूर पागल हो जाऊंगा। आप लोग कभी प्यार से क्यों नहीं रहते? अरे वो हमेशा मेरी बातों का उल्टा जवाब देती है बेटा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तो आप उसे ताने मारती ही क्यों है माँ? वाह बेटा वाह, तुझे मेरे ताने दिखते हैं, उसका बात करने का तरीका नहीं दिखता। देखा नहीं वो किस तरह से बात करती है मुझसे?
मुझे माफ कीजिए माँ, मुझे आप दोनों के बीच में पड़ना ही नहीं है। आप दोनों ही एक जैसे हो। इतना कहकर वैभव वहां से चला जाता है। वैभव के जाने के बाद सुप्रिया सोच में पड़ जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन सुप्रिया को पता चलता है कि उनके गांव में एक महात्मा ठहरे हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं। तो सुप्रिया भागते हुए उन बाबा का पता ढूंढने निकल पड़ती है। इस बात की खबर जैसे ही तारा को चलती है, वो भी उस बाबा की खोज में निकल पड़ती है। अगले दिन सुबह आज तारा और सुप्रिया दोनों ही बहुत अच्छे मूड में होती है। ना सुप्रिया तारा को देखकर कोई ताना मारती है, ना तारा अपनी सास से बेवजह उलझती है। दोनों मिल बांट कर रसोई में काम करती हैं। भाई तारा, जरा मुझे वो चाय पत्ती पकड़ाना। ये लीजिए माँ जी, क्या आप मेरे लिए भी चाय बना देंगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों का रिश्ता भी निखरने लगता है। ऐसे ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। आजकल ये मैं क्या देख रहा हूँ? अचानक आप दोनों के बीच इतना प्यार कैसे हो गया? एक दिन था जब कभी माँ आप तारा को ताने देते देते नहीं थकती थी, और तारा, तुम पहले तो कितना उलझती थी माँ से, तो अब ये अचानक क्या हो गया आप दोनों को? अरे यह सब तो एक बाबा का कमाल है, जिसने मुझे यह ताबीज दिया था। सुप्रिया के हाथ में बंधा ताबीज देखकर तारा चौंक जाती है। ये ताबीज तो उस बाबा ने मुझे भी दिया था, आपको अपने वश में करने के लिए। इसका मतलब तू भी उस बाबा से मिलने गई थी? आपकी हरकतों की वजह से ही मुझे जाना पड़ा था। ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो आप लोगों की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। सुप्रिया वैभव को सारी बात बताते हुए कहती है, अरे जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे गांव में जाने माने तांत्रिक बाबा आए हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं, तो मैं बिना देरी किए उनके पास चली गई और बहू को अपने वश में करने की इच्छा उनके सामने रखी, जिससे ये मेरी हर बात माने। बाबा, मैं अपनी बहू से बहुत दुखी हो चुकी हूँ, वो मेरी एक बात नहीं मानती। आप कुछ ऐसा कीजिए बाबा जिससे मेरी बहू मेरी हर बात मानने लगे। पहले आप मुझे अच्छे से बताइए, आपको अपनी बहू से आखिर परेशानी क्या है? बाबा, वो मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करती। मैं उसे एक बात सुनाती हूँ तो वो पलट कर 4 बातें सुनाती है। आप कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे मेरी बहू सारी बातें मानने लगे। बाबा सुप्रिया की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद सुप्रिया को एक काले रंग का ताबीज देते हुए कहते हैं, ये ताबीज तुम्हें अपने गले में पहनना है, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसे उतारना मत। तो क्या इस ताबीज की मदद से मेरी बहू मेरे वश में हो जाएगी? सिर्फ वश में ही नहीं, इस ताबीज के कारण तुम्हारी बहू तुम्हारे आगे पीछे भी घूमने लगेगी। लेकिन बस तुम्हें कुछ काम करने होंगे। कैसा काम बाबा जी? तुम्हें अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। उससे जो भी काम करवाना हो हमेशा प्यार से बात करनी होगी। धीरे धीरे वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। अरे ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहेंगे ठीक मैं वैसा ही करूंगी। तारा ये सब सुनकर चौंक जाती है। ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं उस बाबा से मिलने गई थी। बाबा जी, मैं अपनी सास से बहुत तंग आ चुकी हूँ। वो हर रोज़ किसी न किसी बहाने मुझसे लड़ती रहती हैं। आप प्लीज़ कुछ ऐसा करिए ना जिससे मेरी सास सुधर जाए और मुझे बेवजह टोकना बंद कर दे। तारा की ये बातें सुनकर पहले तो बाबा सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो तारा को भी काले रंग का ताबीज पकड़ाते हुए कहते हैं, ये लो बिटिया, इसे अपने गले में पहन लो, और जब तक मैं तुम्हें इसे उतारने के लिए ना बोलूं तब तक इसे उतारना नहीं। इस ताबीज को पहनने से तुम्हारी सास तुमसे प्यार करने लगेगी और दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। ये सुनकर तारा बेहद खुश हो जाती है। बाबा, इस ताबीज का असर कब तक होगा? अगर तुमने मेरी सारी बातें मानी तो इस ताबीज का असर तुम्हें 2 दिन बाद ही दिखने लगेगा। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सास को इज्जत देनी होगी, उनके साथ प्यार से बर्ताव करना होगा, और अगर कोई भी काम भी करवाना हो तो प्यार से ही बात करनी होगी। फिर देखना वो कैसे तुम्हारे इशारों पर नाचती है। ठीक है बाबा जी, जैसा आपने कहा है मैं ठीक वैसे ही करूँगी। इसका मतलब
उस बाबा ने हम दोनों को एक जैसे ताबीज देकर पागल बना दिया। जरूर कोई ढोंगी बाबा होगा। इतने में ही बाबा भी उनके घर पहुंच जाते हैं और मुस्कुराते हुए उनकी ओर आते हैं और उनसे उनके हालचाल पूछते हुए कहते हैं, ताबीज का असर हुआ या नहीं? बाबा जी, आपने हमें एक ही जैसा ताबीज देकर पागल बनाया है। ऐसा कैसे? ताबीज ने अपना काम तो पूरा ही किया है। आप दोनों को देखकर लगता तो नहीं कि अब भी आप लोगों के बीच कोई खटपट है। खटपट तो नहीं है बाबा जी। अब तो मेरी बहू मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, मेरी सेवा करती है। हाँ, वैसे अब तो मम्मी जी मुझे ताने भी नहीं देती और ना ही कहीं आने जाने में टोकती हैं। जानते हो ये सब कैसे संभव हुआ? कैसे बाबा जी? यह सब तुम दोनों के कारण ही संभव हुआ है। मैंने जो ताबीज दिया था वो सिर्फ एक धागा ही था। ये चमत्कार तो तुम दोनों ने अपनी जुबान पर संयम रखकर प्यार और संयम के साथ काम करके किया है। बिटिया, कुछ कमी तुम्हारे अंदर थी तो कुछ कमी तुम्हारे सास के अंदर थी। इसीलिए तुम दोनों को सुधारने और तुम्हारी गलती का एहसास कराने का यही एक रास्ता था। बाबा की ये सारी बातें सुनकर सुप्रिया और तारा एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। शायद आप सही कह रहे हैं बाबा। मैंने कभी अपनी बहू को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने भी तो कभी आपकी उम्र और ओहदे का लिहाज नहीं किया और जो जब मन में आया बोलती चली गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना मम्मी जी। चलो फिर, अगर सब ठीक ही हो गया है तो बाबा जी अब आप भी वापस अर्जुन बन जाइए। वैभव की बात पर बाबा अपनी नकली दाढ़ी हटाते हैं तो उसे देखकर सास बहू हैरान रह जाती हैं। अरे अर्जुन भैया, आप? हाँ भाभी, आप दोनों के रोज रोज वाले झगड़ों से परेशान होकर एक दिन मेरे इस दोस्त ने एक प्लान बनाया और मेरी मदद मांगी, तो मैं इनकार कैसे कर सकता था। और देखिए, आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसा लगा अंत में बताइएगा जरूर। अरे बहू, चाय ले ले, उठ जा बेटा। अरे मम्मी, रहने देती ना, मैं उठ तो रही थी। अरे कोई बात नहीं, खाने में क्या बनाना है वो बता दे। देख लो माँ, कुछ भी जो ये कहे बना लेते हैं। बेटा, मैंने तो जो सब्जी थी वो काट दी है, तू बस रोटियां बना लेना। ये हर रोज सुबह का सीन था ममता के ससुराल का। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे बहन जी, सारा दिन काम करती रहती हो, थकती नहीं क्या आप? बहू क्या करती रहती है सारा दिन? अरे वो भी कुछ ना कुछ करती ही रहती होगी। अब इतनी भी बूढ़ी तो नहीं हूं मैं जो बैठ जाऊं कि सामने काम पड़ा है और मैं बैठी रहूं। अरे लेकिन बहू की तो आदत खराब हो जाएगी जब सारा काम आप ही कर दोगी। अरे ठीक है ना, कम उम्र में हमारी भी शादी हुई थी। अब आजकल के पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सारी जिम्मेदारी लेने में भी तो वक्त लगता है। बहू है तो क्या हुआ, मेरी बेटी की उम्र की ही है ना। एक उसे भी देख लो, चाय बनाने के सिवा आता ही क्या है। ममता से सारी बात करती है। हाँ, मम्मी जी ही ज्यादा काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं भी क्या करूं, ऑफिस और घर के बीच जो वक्त मिलता है उसी में काम कर लेते हैं, है ना। दिन बीत रहे थे। सास बहू के बीच की बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन जब बहू माँ बनती है तो जो थोड़ा बहुत काम किया करती थी वो भी छोड़ देती है। बहू, ये ले, तेरे लिए बनाया है, इसको खाने से बच्चा और तू दोनों स्वस्थ रहेंगे। ठीक है माँ जी। माँ जी, वो बच्चे के लिए गद्दे जो सूख रहे हैं ना छत पर, जरा ले आइए ना। तभी वहां पति आ जाता है। अरे माँ रुको, मैं ले आता हूँ, तुम मेरा खाना लगा दो। माँ किचन में चली जाती है। पता है, बगल वाली डॉली है ना, वो लोग हमारी साइड के हैं। उसकी सास ने तो उसकी हड्डियों को मजबूत करने वाले लड्डू बनाए हैं।
उसे भी बच्चा हुआ है ना? पता नहीं मम्मी जी क्या पानी सा उबाल कर दे देती है, मैं तो बस वही खा लेती हूँ। अरे तो तुम्हारे साइड बनता है तो तुम अपनी माँ से बोल दो, वो बना देंगी। आहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम जानती हो ना, कैसे बनाएंगी वो? अरे क्या हो गया सासू माँ को? कल तक तो फेसबुक में किटी की फोटो डाल रही थी। अच्छा अच्छा, चुप रहिए। डॉली की सास ने मनाया है, तुम लोगों का भी तो फर्ज बनता है। तभी वहां सास आ जाती है। ये ले बहू गर्म पानी की बोतल, गर्म पानी पीने से पेट अंदर हो जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, गर्म पानी पीने से प्यास नहीं बुझती। अरे पी लेना बेटा। वो बगल वाली डॉली को तो जानती है ना, जो तुम लोगों के साइड की है। तेरे साथ ही उसका भी बच्चा हुआ था। बेचारे का कोई ख्याल रखने वाला नहीं, सारा काम करती है और रात में बस एक लड्डू खाकर सो जाती है। पेट तो लटक ही गया है और बच्चा तो कितना कमजोर सा है उसका। अच्छा माँ, क्या बात है, डॉली की ये हाल है? क्यों मैडम, क्या कहना है आपका? अब पता है मुझे, किसी के पास मेरी सास की तरह सास थोड़ी ना है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो तुम सभी मेरे बच्चे जैसे ही हो। ममता को समझ में नहीं आता कि वो सास में कैसे कोई बुराई निकाले, क्योंकि हर कोई उससे उसकी सास की तारीफ ही किया करता था। एक रोज ममता के घर उसकी ननद आती है। अरे भाभी, मुन्नी को तो 6 महीने हो गए, आप अभी भी बेड पर हो। आ गई है आप? कैसी हैं बुआ? बच्चा होने के 6 महीने बाद आई हैं आप? भाभी, अमेरिका दूर है ना, तो वक्त लग जाता है। अब इनकी छुट्टी अभी थी तो सभी आ गए। वैसे माँ कहाँ है? थकी हारी सास बेटी को देखकर खुश हो जाती है। माँ, इस बार तेरा वीजा तैयार है, मेरे साथ चलने को तैयार रहना। हाँ हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे माँ, मैं कैसे मैनेज करूंगी? कैसे मतलब? जैसे मैंने किया अमेरिका में, आप इंडिया में कर लेना। वैसे आपका तो मायका भी पास ही में है ना? हाँ वो तो है, लेकिन वहाँ माँ के पास वक्त नहीं होता। ईश्वर भक्ति में उनका सारा समय चला जाता है। भाभी, बेटी परेशान हो तो माँ का ध्यान आरती में कैसे लग सकता है? समझ में ही नहीं आता। वैसे भी अब माँ को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। माँ को विदेश घूमने का शौक है ना। ममता मन मारकर चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि वो कैसे सारा काम मैनेज करेगी। पति का खाना, नाश्ता, मुन्ने को नहलाना धुलाना, फिर रात भर इसके लिए दूध तैयार करना। माँ तो सारा काम करती थी। हे भगवान, ना भाई ना। क्या हुआ भाभी? क्या सोचकर ना भी ना कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस बच्चे के बाद से ही कमजोरी ज्यादा हो गई है ना, तो अचानक से बड़बड़ाने लगती हूँ मैं। अगले दिन ममता अपनी माँ को फोन करती है। राधे राधे। माँ मैं क्या करूँ, मेरी सास तो अमेरिका जा रही है बेटी के पास। अब घर का सारा काम, बच्चा, सब कैसे मैनेज करूँगी? तू आ जाना माँ कुछ महीनों के लिए मेरे पास। अरे ना ना ममता, मेरे बस की बात नहीं है काम धाम। अरे तू तो जानती है ना, मैंने तो तेरे भाई की शादी भी गरीब गांव की लड़की से इसीलिए ही की थी कि वो चुपचाप घर का सारा काम करे। वैसे भी अब तो आदत भी नहीं रही मेरी काम करने की। ममता को माँ पर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है माँ, देख लूंगी मैं, लेकिन मेरी मुसीबत के वक्त आप मेरा साथ नहीं दे रही है, अब भूल जाना मुझे। ममता गुस्से में आकर फोन रख देती है और रोने लगती है, लेकिन बेचारी करे भी तो क्या। अब सास और ननद दोनों घर का काम करते। नेहा आराम करती, लेकिन अब आराम में भी उसे चिंता रहती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब ननद का जाने का वक्त आ जाता है। भाभी मैं जा रही हूँ, अपना और मुन्ने का ख्याल रखना। ममता सास को देखती है और गले लगकर रोने लगती है। माँ जल्दी आ जाना। सास मुस्कुराकर कहती है, कहाँ से ममता, मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने देखा कि मेरे जाने की बात से ही तू परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ ही रहूंगी।
ममता को अपनी माँ की बात याद आती है कि कैसे उसके कहने पर भी ममता की परेशानी को समझने की बजाय उसने मना कर दिया, जबकि सास ने बिना कुछ कहे बहू की समस्या पढ़ ली। हाँ माँ, हम सब साथ चलेंगे बाद में दीदी के घर अमेरिका। आज से आप रानी बनकर रहना और मुन्ने को देखना। मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा फर्ज क्या है। सास बनने की ट्रेनिंग। सुधा के बेटे की शादी होने वाली थी और वो इतनी एक्साइटेड थी कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, तू सबसे आगे ही है। लेकिन हुआ क्या है? सास बनने वाली हूँ मैं। अरे घर में एक नया सदस्य आ जाएगा, कितना अच्छा लगेगा ना। आप और राहुल तो ऑफिस चले जाते थे और मैं पागल की तरह घर में अकेली। अब तो मेरा साथ देने वाली आ रही है इस घर में। बहुत 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 खुश हूँ मैं। ओहो ठीक है बेगम, लेकिन अपनी खुशी को लगाम लगा कर रखो। क्या पता कैसी आए, तुम्हारा साथ देने वाली आए या फिर ऐसी आ जाए जो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद ना करती हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? शुभ नहीं बोल सकते तो अशुभ तो ना बोले। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, चांदनी चौक जाना है शादी की शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ, थोड़ी सुबह तो हो जाने दो, दुकानें बाजार खुल तो जाए। तुम सच में ना पागल हो गई हो बहू के आने की खुशी में। बेटा माँ की हरकतें देख रहा था। वो सारी बात फोन पर अपनी होने वाली बीवी राशि को बताता है। फिर पता है क्या हुआ? माँ ना सुबह 6 बजे ही पापा को चांदनी चौक जाने को कहने लगी। दूसरी तरफ राशि कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सास इतना सोचने वाली मिल रही है, और क्या चाहिए। मैंने भी सोचा है मम्मी जी के साथ बहुत प्यार से रहूंगी, उनका ख्याल रखूंगी और प्यार करूंगी। राहुल भी खुश था। लेकिन बाजार में सुधा जी और उनके पति को एक अजीब सी दुकान दिखती है जिसके बाहर लिखा होता है, हमारे यहाँ सास बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देखिए जरा, लग रहा है आजकल के लोगों को कोई काम नहीं है। अरे सास बनने की भी ट्रेनिंग होती है क्या? दुकान के सामने एक पिंजरा था, उसमें एक तोता बंद था। सुधा की बात सुनकर तोता बोल पड़ता है, अरे नादान औरत, अगर सास सही तो पूरा घर सही रहता है, परिवार बंधा रहता है और आने वाली जनरेशन संस्कारी होती है। लेकिन तू क्या समझेगी? जा जा आगे जा। ओए, तोते बड़ा बोल रहा है, क्यों आगे जाऊं? मैं नहीं जा रही। देखा देखा, तेरे जैसी औरत को तो सास बनने की ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। निकाल 1000 रुपये और जान दर, नहीं तो पूरी जिंदगी रोती रहेगी। सुधा को तोते की बात में दम लगता है। ए जी, निकालो ना जरा 1000 रुपए। अरे पागल हो क्या? जानवर की बात में आ रही हो? किस पागल आदमी की सुन रही हो, जिसे ये भी नहीं पता कि तोता जानवर नहीं पक्षी होता है। चलो निकालो 1000 रुपये और अंदर जाकर सास के रूप में जीवन को सफल कर लो। हाँ जी, बात तो ये सही बोल रहा है। कहाँ मैं आपकी बात में आ रही हूँ? मैं तो अंदर जा रही हूँ, 1000 रुपये दीजिए। पति क्या करता, बीवी की आज्ञा सर आंखों पर। लेकिन जैसे ही सुधा अंदर जाती है, सामने कई औरतें पहले से ही बैठी होती हैं। मेरी पहली बहू के वक्त मैंने इतना नहीं सोचा था, और आज वो मेरे सर पर चढ़कर नाचती है। गुरुजी, कोई उपाय बताए। तभी गुरु की नजर सुधा पर पड़ती है और वो आंखें बंद कर लेता है। तू पहले भी मेरी दुकान के सामने से होकर गई थी ना, तब क्यों नहीं आई? औरत जो कि गुरु के साथ मिली हुई थी। महाराज, तब पता नहीं था कि सच में सास बनने की भी ट्रेनिंग लेनी होती है। लगा था घर में कोई सदस्य आ रहा है जो सारा दिन मेरे साथ रहेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी। चल फिर, पैकेज लेकर 20,000 वाला कल से आ जाना। जी महाराज, गुरुजी की जय हो। वो औरत भी सुधा को देखती है और कहती है, सही जगह आई हो बहन।
10-20 हजार का मुंह नहीं देखना भाई, बस घर बस जाए तो सोचो गंगा नहा ली। बहुत कमा लेंगे अगर परिवार एक रहा, नहीं तो बुढ़ापा वृद्धाश्रम में बिताओ। सुधा डर जाती है। वो गुरु के पास जाती है और उन्हें पैसे देती है। देखो, एक मंत्र गांठ बांध लो कि कभी भी बहू को बेटी ना समझना। जितना दबाकर पहले दिन से रखोगी, धीरे धीरे प्यार दोगी तो मान रखेगी, नहीं तो। ना जी ना गुरुजी, समझ गई। अरे भला हो भगवान का जो आपसे मिला दिया, नहीं तो मैं। हाँ, आगे बढ़ते जाए, पीछे और भी लोग हैं, सबको मौका दें। सुधा घर आ जाती है। राशि शादी करके घर आती है तो दिमाग में सास की वही छवि होती है जो राहुल ने दिखाई थी। देखो राशि, मैंने काम वाली हटा दी है। वो क्या है ना, 2000 महीने लेती थी, यानी कि 24,000 साल का, और 5 साल में उसे जोड़ो तो 1,20,000 रुपए। माँ जी, और 10 साल जोड़े तो? तभी राहुल आ जाता है। अरे बस, इतना मत जोड़ो, फिलहाल भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे पर बर्तन तो गंदे हैं ना, काम वाली तो आई नहीं, फिर बर्तन कौन धोएगा? अरे कौन धोएगा मतलब? तू धोएगी? मैं? ठीक है, मैं धो लेती हूँ। धो कर देती हूँ, आप खाना बना ले। अरे खाना भी तू ही बनाएगी। ये क्या बात होती है माँ? क्या हो गया तुझे? कल तक तो कुछ और ही बोल रही थी। लेकिन सुधा का व्यवहार सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहू और बेटा ससुर से बात करते हैं। पिताजी, क्या हो गया है माँ जी को? वो क्यों ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ? पिता क्या करता, बता देता है सारी कहानी कि कैसे सास का दिमाग एक गुरुजी ने खराब किया है। सास बनने की ट्रेनिंग? तो मामला ये है, वही मैं कहूँ, कहाँ तो माँ बहू का इंतजार ऐसे कर रही थी मानो साक्षात कोई देवी आने वाली है, लेकिन व्यवहार नौकरानी जैसा। देखिए, माँ बुरी नहीं है, बस किसी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। तो ऐसे में मेरे पास एक आइडिया है। बहू फुसुर करके पति और ससुर से बात करती है। अगले दिन बहू सास के सामने कहती है, अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है। ये बोलकर बहू निकल जाती है। ये कौन सी क्लास करने जा रही है? पढ़ाई तो खत्म हो गई थी इसकी। अरे माँ, दरअसल वो ये सोचकर आई थी कि तुम माँ जैसी होगी, लेकिन यहाँ तुम तो तुर्रम खां बन गई हो। तो वो किसी बहू बनने की ट्रेनिंग वाली क्लास में गई है। ये बोलकर बेटा बाप की ओर देखता है और आंख मार देता है। हाँ, वो तो तुम्हारी माँ ने भी सास बनने की ट्रेनिंग ली है बेटा। पहले का जमाना और था भाई, कि भोले मन से रिश्ते शुरू किए जाते थे। अब तो नई लड़की घर आते ही नौकरानी हटा देते हैं। बताओ, पिछले 25 साल से वो नौकरानी काम कर रही थी, तब तो कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। अरे पापा, आप भी माँ को बोल रहे हैं? अरे माना, वो माँ समझ कर आई, घर में खुशहाली रखने के लिए हमेशा आप लोगों के साथ उठती बैठती, माँ को कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन माँ की क्या गलती? अरे दादी ने भी तो ऐसा ही किया होगा ना माँ के साथ, तभी तो माँ अपनी बहू के साथ ऐसा कर रही है। नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी। मेरे आने के बाद तो उन्होंने खाना बनाने वाली भी रख ली थी। अरे तो फिर तुमने क्यों काम वाली हटा दी? किसी के कहने पर अपना घर खराब कर रही हो तुम सुधा। अब बहू भी गई है ट्रेनिंग लेने, पता नहीं क्या सीख कर आएगी। नहीं, मैं अभी जाकर उसे ले आती हूँ। तभी बहू वहां पर आ जाती है। नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ आपके लिए ये नई साड़ी लेने गई थी। अब तो सब ठीक है ना? पायल एक खुले मिजाज की जिंदा दिल लड़की होती है, जिसे उसके पापा ने फुल्ली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए सब कुछ सिखाया हुआ होता है। एक शाम पायल अपनी बाइक पर सीटी बजाते हुए कॉलेज से घर वापस पहुंचती है, जिसे देखते ही उसकी मम्मी गुस्से में पूरा घर सिर पर उठा लेती है। आ गई महारानी, बहुत बोलते थे मैं अपनी बेटी को सब कुछ सिखाकर दुनिया में मजबूती से खड़े रहना सिखाऊंगा, साथ में बेटी को लफंडर बनना भी सिखा दिया, ये नहीं बताया। क्या हुआ?
आज ये कुकर इतनी सीटियां क्यों मार रहा है? सीटी, सारी फसाद की जड़ तेरी वो बाइक और सीटी है। उन्हीं से लड़के छेड़ती है ना तू। हाँ, ये तो गलत है। मुझे बताए बिना ही लड़का छेड़ दिया। हाय तौबा, ये कैसा पति और बेटी मिले हैं मुझे। अरे मम्मी यार, तुम ओवर एक्टिंग बंद करो। और मैंने कोई लड़का नहीं छेड़ा पापा। शिट यार। अच्छा मम्मी, आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये सब बेकार बातें बताता कौन है? अच्छा, तूने कोई लड़का नहीं छेड़ा? अरे वही शर्मा आंटी, वही बताती रहती है, पर उसकी खबर तो मैं खुद ले लूंगी। अच्छा मेरी प्यारी बेटी थक गई होगी ना, जा जाकर आराम कर बेटा। अचानक मम्मी को गर्म से नरम होते देख के पायल और उसके पापा कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगते हैं। आंखों से कुछ इशारे होते हैं और पायल वहां से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद रात को घर में सबके सोने के बाद दोनों पापा बेटी छत पर मिलते हैं। क्या खबर लाए हो? अरे तुम्हारी मम्मी तो हमसे भी तेज निकली, कोई खबर नहीं मिली। क्या यार पापा, पता नहीं अब मेरी मदर इंडिया कौन सा बम फोड़ेंगी। इसी के साथ दोनों अपने कमरे में वापस जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह पायल जैसे ही कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी मम्मी उसे लड़के वालों के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। जी, ये है मेरी बेटी पायल। थोड़ी चंचल है लेकिन बहुत नेक दिल और होशियार है। देखते ही देखते कुछ घंटों में पायल और शुभम का रिश्ता पक्का हो जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद पायल शादी कर अपने ससुराल पहुंच जाती है। सोचा था मम्मी कोई बम फोड़ेंगी, पर उन्होंने तो सीधा मुझे उम्र कैद की सजा ही दे दी। बहू, अब उम्र कैद समझो या बम, रहना तो यही है, निभाना यही है। इसलिए छिछोरी हरकतें बंद करनी होगी। ये आप क्या बात कर रही हो? मैंने क्या किया? इतने मासूम ना बनो, मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में सब अच्छे से पता है। ऐसा बोलकर सास तो वहां से चली जाती है, लेकिन पायल सोच में पड़ी वहीं खड़ी रह जाती है। जिस पर शुभम उसके पास आता है। तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना। वो पड़ोस वाली आंटी ने उन्हें तुम्हारी बाइक चलाना, सीटियां बजाते हुए घूमना, बेधड़क सबसे बात करना वगैरह जैसी कुछ बातें बता दी है, जिसे सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया है। पर फिक्र मत करना, धीरे धीरे साथ रहने से वो भी ठीक हो जाएंगी। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, बट आई डोंट केयर। पायल सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो सीटी बजाते हुए कमरे से बाहर निकलती है, जिसे देख सास गुस्से से तिलमिला उठती है। महारानी, शादी के अगले ही दिन ये हीरोइन बनकर कहाँ चल पड़ी? और ये लफंगों की तरह सीटियां बजाना बंद करो। ये हमारा घर है, कोई सड़क नहीं जहाँ तुम आवारागर्दी करती घूमो। मम्मी जी, सीटी बजाने और कंफर्टेबल कपड़े पहनने से लोग कब से आवारा बनने लगे? इसी के साथ सास बहू का युद्ध शुरू होने ही वाला होता है कि शुभम वहां पहुंच जाता है। माँ, उसका कॉलेज है इसलिए ऐसे तैयार हुई है। और पायल, तुम भी माँ को समझने की थोड़ी कोशिश करो ना प्लीज। सिचुएशन संभालकर शुभम और पायल घर से निकल जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिससे सास बहू की लड़ाइयों के बीच शुभम पिसता रहता है। लेकिन साथ ही वो दोनों एक दूसरे की आदतों को अपना भी लेती हैं। पर पायल का सीटी बजाना सास को आज भी नागवारा ही होता है। आसमान गिर जाएगा, धरती फट जाएगी, पर इसकी सीटी ना जी ना, कभी बंद नहीं होगी। अरे मम्मी जी, जब आप मेरे कुछ बोले बिना सीटी से ही समझ जाती हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, फिर इसे बदलने की क्या जरूरत? यही तो हमारी यूनिकनेस है। पायल की बात से ज्यादा सहमत ना होते हुए भी सास हंस पड़ती है। उसी शाम पूरा परिवार घूमने जाने का प्लान बनाकर घर से निकल जाता है और उनके जाते ही घर में चोर घुस आते हैं।
और तभी वो सब भी दोबारा घर के अंदर आते हैं बाहर से। क्या यार पायल, एक शाम भी फोन के बिना नहीं रह सकती थी क्या? घर में ही तो फोन है, कहाँ चला जाता? अब जल्दी अंदर जाकर अपना फोन लाओ, मम्मी और मैं यहीं बाहर वेट करते हैं। ज्यादा बोल रहे हो, देखो अब और धीरे काम करूंगी। ऐसा बोलकर पायल घर के अंदर जाती है और बहुत देर तक बाहर निकल कर नहीं आती। अरे ये तो सच में जानबूझकर लेट करने लगी। चल कर देखते हैं ना। दोनों जैसे ही मेन डोर के नजदीक पहुंचते हैं, उन्हें पायल के सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। हमें लेट करके खुद मजे से बैठी सीटियां बजा रही है। अरे गधे, ये मजा नहीं सजा है, जल्दी से पुलिस को फोन कर। माँ की बातों से कंफ्यूज्ड शुभम उसे देखता ही रहता है। सास खुद ही पुलिस को फोन कर देती है। कुछ देर बाद वो दोनों पुलिस के साथ घर के अंदर जाते हैं तो पायल एक कुर्सी पर बंधी होती है और सास को देखते ही दोबारा सीटी बजाने लगती है। सीटियों की दुकान फिर से शुरू हो गई तू? और क्या इन सबको कह रही है कि चोरा है चोरा है? तुझे कैद किया है, थोड़ा तो तरस खाकर डर हमसे। और प्यार से क्या बोल रहा है इससे? अरे इसके सर पर बंदूक लगा, ठोक दे इसको। अरे चल झूठे, तेरे पास तो हथियार है ही नहीं। सास की बात सुन वहां मौजूद सारे इंसान हैरान रह जाते हैं और पुलिस तुरंत उन चोरों को अरेस्ट कर लेती है। आपको कैसे पता कि इनके पास हथियार नहीं है? अरे सीटी नहीं तो बताया। सासू माँ की नई सहेली। प्रिया किचन में चाय बना रही होती है और सुमन ड्राइंग रूम में बैठकर मजे से टीवी देख रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया, जरा देखना तो कौन आया है। देखती हूँ मम्मी जी। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने पड़ोस वाली विमला आंटी खड़ी होती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर तेरी सास को क्या हुआ है? आजकल कहीं दिखती ही नहीं है। जब देखो तब टीवी के आगे जमी रहती है। अंदर तो आइए आंटी। अरे ओ दीपक की अम्मा, कहाँ हो? अरे बिमला, आओ आओ, क्या बात है, बड़े दिन बाद याद आई तुम्हें मेरी। मैं तो हमेशा ही तुम्हें याद करती हूँ, पर तुम ही गायब रहती हो और आजकल तो बाहर भी नहीं आती जाती। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे तबीयत को क्या होना है, इस उम्र में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या चल रहा है गली मोहल्ले में। तुम गली मोहल्ले की छोड़ो, चल तो तुम्हारे पड़ोस में रहा है। तुम्हारी नई सहेली आई है। मेरी कौन सी नई सहेली? मैं तो यहाँ बस तुमसे बातचीत कर लेती हूँ या फिर बाजू वाली शर्मा की बहू से दो चार बातें कर लेती हूँ। इसीलिए तो कहा कि तेरी नई सहेली आई है। अब कोई पड़ोस में आया है तो बात तो होनी ही है। कम से कम इसी बहाने हमारा भी एक ग्रुप बन जाएगा। फिर सब मिलकर अपनी बहुओं की शिकायतें किया करेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। तभी प्रिया चाय लेकर आती है और सामने टेबल पर रख देती है। दोनों चाय पीती हैं और बातें करते हैं। चलो मैं चलती हूँ, अब कल मिलते हैं। राम राम। अगले दिन प्रिया किचन में कुछ काम कर रही होती है और सुमन आराम से सोफे पर बैठकर मटर छिल रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने उनकी नई पड़ोसन खड़ी होती है। जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। नमस्ते बेटा, मैं शारदा, आपके बगल वाले घर में अभी 2-4 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते आंटी, अंदर आइए ना आप। देखिए तो मम्मी जी आज कौन आया है। इतना कहकर प्रिया किचन में चाय बनाने चली जाती है। नई पड़ोसन को घर पे देखकर सुमन थोड़ा हैरान हो जाती है। नमस्ते बहन जी, मैं शारदा, आपकी नई पड़ोसन। अच्छा अच्छा, आप हैं हमारी नई पड़ोसन। आइए आइए, और बताइए कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल घर पर छोटी सी पूजा रखवाई थी, बस उसी का प्रसाद देने चली आई। सोचा इसी बहाने नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। सुमन प्रिया को आवाज लगाती है। अरे ओ बहू, जरा चाय पानी का तो आके पूछ लो।
ये आजकल की बहुएं भी ना जब तक बोलो नहीं तब तक कुछ नहीं करेंगी। आई मम्मी जी। प्रिया चाय लेकर आती है। दोनों बैठकर चाय पीती हैं और खूब सारी बातें करती हैं। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। शारदा के जाने के बाद प्रिया किचन से बाहर आती है। क्या बात है मम्मी जी, आप दोनों को देखकर तो लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हो। आप दोनों तो बिल्कुल बिछड़ी हुई सहेलियों की तरह बातें कर रही थी। अरे जब दो औरतें मिल जाती है ना तो बातें अपने आप ही निकल आती है। अब तू अपने काम पर ध्यान दे, बातों पे नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुमन और शारदा अच्छी सहेलियां बन गई होती हैं। दोनों एक साथ मंदिर जाती, मार्केट जाती और कभी कभी तो विमला भी इनके साथ मिलकर खूब हंसी ठिठोली करती। एक शाम तीनों बैठकर सुमन के घर पर चाय पी रही होती हैं कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुमन जोर से प्रिया को आवाज लगाती है। प्रिया, ओ प्रिया, देख कितनी तेज बारिश हो रही है। जाके छत से सारे कपड़े ले आ, नहीं तो सब भीग जाएंगे। सुमन 2 बार आवाज लगाती है लेकिन प्रिया का कोई जवाब नहीं आता। शायद प्रिया कुछ काम कर रही है, इसीलिए कुछ जवाब नहीं दे रही। अरे काहे का काम, आराम फरमा रही होगी महारानी। तभी प्रिया बीमार हालत में अपने कमरे से बाहर निकलती है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए आग लग गई। अरे सारे कपड़े भीग गए और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है। सबके सामने सुमन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया उदास हो जाती है और छत से कपड़े उतारने चली जाती है। सुमन, ये क्या बात हुई? प्रिया ने बताया ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उसकी आंख लग गई। तुम भी ना खामखा उसे सबके सामने सुना दिया। अरे आप नहीं जानती शारदा जी, कुछ बहुएं ना बहुत आलसी होती है, घर का एक काम नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है सुमन, तुम्हारी बहू तो बहुत प्यारी है, तुम्हारी सारी बात भी तो मानती है। हाँ सुमन, तुम प्रिया के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? मेरी भी 2 बहुएं हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी बेटियों की तरह रखती हूँ। आखिर वो भी तो किसी की बेटियां ही है ना। और अगर तुम ऐसा ही व्यवहार करोगी तो एक दिन प्रिया भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी। शारदा और विमला की बातें सुनकर सुमन की तो बोलती बंद हो जाती है। वहीं प्रिया भी बाहर से सारी बातें सुन रही होती है। अरे मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, मैं भी उसकी माँ हूँ, लेकिन कभी कभी सास बनना पड़ता है, नहीं तो बहुएं हाथ से निकल जाती है। देखो सुमन, ये सब सोच का फर्क है। अगर तुम ये सोचोगी तो कभी प्रिया को अपनी बेटी नहीं बना पाओगी। इतना कहकर शारदा और विमला वहां से चली जाती हैं और सुमन अकेले बैठकर उनकी बातें सोचने लगती है। अगले दिन प्रिया और दीपक अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं और सुमन उनके कमरे के बाहर कुछ काम कर रही होती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। दीपक, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में जो शारदा आंटी है ना, बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वो इतनी अच्छी लगने लग गई? कुछ खास नहीं, बस कल जब मम्मी जी मुझे सबके सामने सुना रही थी तो शारदा आंटी ने मेरा साथ दिया। मैं तो सच में हैरान ही रह गई थी जब उन्होंने मम्मी जी को मुझसे ऐसा बर्ताव करने के लिए मना किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, शारदा आंटी तो मम्मी जी को समझा ही रही थी कि बहू को भी बेटी की तरह ही रखना चाहिए, लेकिन मम्मी जी तो मम्मी जी है ना, उन्हें तो मुझ में हमेशा कमी ही दिखती है। काश मुझे भी शारदा आंटी जैसी सास मिली होती जो मुझे भी अपनी बेटी जैसी समझती। सुमन ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। प्रिया की बातें सुमन के कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है। अगले दिन सुमन शारदा और विमला को बुलाती है। क्या बात है सुमन, आज तूने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम दोनों बैठो तो सही। तब तक दीपक और उसके पापा भी आ जाते हैं। प्रिया, तुम भी आ जाओ। क्या हुआ मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ प्रिया बेटा, मैं आज सबके सामने तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्रिया अपनी सास की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
प्लीज मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। वैसे एक थैंक यू तो मेरी नई सहेली को भी बनता है, जिसकी वजह से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। शारदा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे क्या सुमन, तुम भी ना। तो फिर इसी बात पर चाय और पकोड़े हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सासू माँ बदल गई। कहानी उस घर की है जहाँ बहू और बेटी को एक माना जाता था, लेकिन फिर अरे शिखा बेटा, तू रसोई में क्यों घुसी रहती है? जा, रोटी मैं बना लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, बस सारा खाना बन ही गया है। श्वेता को बोल देती हूँ, वो खाना लगा देगी सबका। सॉरी भाभी, मेरे पास वक्त नहीं है। माँ, मुझे पैसे देना, पार्लर जाना है। हाँ हाँ, चली जाना, भाभी को भी ले जाना। वो भी जाने को बोल रही थी पार्लर, पर पहले ना मदद कर दे उसके खाना लगाने में। देख माँ, वो बहू है, उसे बहू रहने देना, इतना सर पर मत चढ़ा भाभी को। श्वेता, ज्यादा मत बोला कर। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। जा जाकर काम कर। ननद को माँ का भाभी से इस तरह प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार किसी न किसी तरह माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन कोई फायदा ना होता। एक रोज, अरे बेटे किशन, जा बहू को कहीं घुमा कर ला, सारा दिन घर में काम करती रहती है। हाँ हाँ माँ, हम लोग जा रहे हैं ना गोवा। अच्छा जी, भाभी ने तो हमें बताया भी नहीं। वैसे तो सारी पंचायत करती है, ये गोवा वाली बात क्यों छुपा गई हमसे? अरे क्योंकि उसे खुद नहीं पता था बहन। मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी तो मैंने बुक कर दिया। हाँ शिखा, पैकिंग कर ले, संडे हम जा रहे हैं गोवा। दोपहर में शिखा पैकिंग कर रही थी कि सास आ जाती है। ये क्या बहू, साड़ियाँ? अरे गोवा जा रही है घूमने या फिर शादी में मायके हैं? माँ जी, ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं कपड़े में। अरे तेरी और श्वेता की साइज तो एक ही है, उसके कुछ मॉडर्न कपड़े ले ले, आकर लौटा देना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। शिखा श्वेता के पास जाती है और उससे कपड़े मांगती है। ना जी ना, मैं अपने कपड़े ना दूं, वैसे भी फैल जाएंगे मेरे कपड़े, बहुत महंगे वाले हैं। शिखा मुंह लटकाकर कमरे में आ जाती है तो सास कहती है, चल तैयार हो जा, तुझे मैं शॉपिंग करा कर लाती हूँ गोवा की। बस फिर क्या था, सास बहू निकल जाते हैं मार्केट और एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीद कर घर आते हैं। पहले बता देती कि नए कपड़े दिलाने वाली है भाभी को, तो मैं अपने ही दे देती ना भाभी को, मुझे दिला देती नए कपड़े। देख श्वेता, परिवार का मतलब सबके साथ रहना होता है, ना कि सिर्फ अपना सोचना। वैसे भी तुझे अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। और रही बात कपड़ों की, तो शिखा, आज से घर पर भी तू मॉडर्न कपड़े ही पहनेगी। कोई जरूरत नहीं है ये साड़ी वाड़ी लपेटने की। अब क्या था, घर पर श्वेता और शिखा एक जैसे रहते। एक बार पड़ोसन आती है। अरे बेटा, अपनी माँ को तो बुलाना जरा, बात करनी है। शिखा सास को बताती है और रसोई में चली जाती है। ये आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए एक रिश्ता है, कहो तो बता दूं। ये बेटी नहीं बहू है, घर में सब एक जैसा ही रहता है। वैसे मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता हो तो जरूर बताना। पड़ोसन रिश्ता लेकर उन लोगों के घर आती है। तब श्वेता की होने वाली सास कहती है, तो ये घर है, कितने मंजिल का है? और ये बहू ने आपकी क्या पहन रखा है, जीन्स टॉप? अरे भाई, साड़ी वाड़ी नहीं है क्या इसके पास? देखिए, सर्दी है तो साड़ी में बहू कैसे मैनेज करती, वैसे पहनती है साड़ी भी। देखिए, हम लोग ठहरे पैसे वाले लोग, कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास पैसों की, बहुत पैसे हैं, जमीन, नौकर चाकर, कार, सब कुछ है, लेकिन घर में संस्कारी बहू चाहिए, समझ रही हैं ना आप? सास कुछ कहती कि श्वेता बोल पड़ती है, हाय रे, नौकर चाकर से लेकर जमीन, कार, पैसा, हाँ हाँ, मुझे रिश्ता मंजूर है मुझे। अरे रुक जा श्वेता, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए, हम लोगों के घर इतनी आजादी नहीं मिलेगी,
अरे हाँ कर देना माँ, हाँ कर दे जल्दी से। सास क्या करती, बेटी की शादी ऐसे घर में कर देती है जहां ना उनके विचार मिलते हैं और ना ही आचार। शादी के बाद एक रोज फोन पर, श्वेता बेटा, एक बार घर आ जा, बहुत दिल करता है तुझे देखने का। माँ वो घर पर बहुत काम होता है, कैसे आऊँ? बड़ा घर है लेकिन आने जाने वालों की लाइन ही लगी रहती है। बेटा मैं तो जानती थी उस घर का हाल, लेकिन तू ही नहीं मान रही थी। माँ देख, हर घर का यही हाल है। तेरी बेटी को यहाँ घूंघट हटाने की परमिशन नहीं है और एक तरफ भाभी स्कर्ट पहनकर घूम रही है। बेटा मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को ससुराल के नाम पर पिंजरा मिल जाएगा। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ, सास को गर्मा गर्म रोटी खिलानी है। तुम लोगों की तरह नहीं कि एक रोटी बनाओ, एक सब्जी बनाओ, फिर सारा दिन फ्री होकर घूमो। सास फोन तो रख देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कि एक तरफ बेटी जिसे कोई आजादी नहीं, वहीं दूसरी तरफ बहू जिसे देखकर लगता ही नहीं कि उसकी शादी भी हुई है। अगले रोज, शिखा, अरे ओ शिखा। हाँ माँ क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? मैं जिम जा रही थी। जिम के कपड़ों में बहू को देखकर सास को घूंघट में अपनी बेटी का ख्याल आता है। देख बहू, घर में बहू की तरह रहा कर, इतने टाइट कपड़े पहनकर जिम जाना पसंद नहीं मुझे। जा जाकर रोटी बना। रोटी? माँ अभी तो शाम की 6 बजे हैं, इस वक्त रोटी? अब क्या मेरे खाने पीने पर भी पहरा है? अरे जब मर्जी तब मैं अपने घर में खा भी नहीं सकती क्या? बहू को अजीब लगता है। वो समझ नहीं पाती कि जो सास कल तक इतनी सपोर्टिव थी, उन्हें अचानक से क्या हो गया। वो किचन में जाती है, गरम रोटी के साथ 2 तरह की सब्जी, रायता, सलाद सब लेकर सास के पास आती है। माँ जी खाना। इतना सारा खाना? राक्षस समझा है क्या मुझे? रोटी मांगी थी मैंने गर्मा गर्म बस। पर माँ जी रोटी खाती किससे आप? सब्जी तो बनानी थी ना। अरे भूख मर गई मेरी तेरी बहस से। जा जाकर काम कर, अंदर पूरी रसोई साफ कर। बहू अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में श्वेता घर आती है। अरे शिखा जल्दी से चाय ला, पकवान बना, मेरी बेटी आई है। अरे नहीं नहीं माँ, ड्राइवर बाहर खड़ा है। मैं तो घर का कोई सामान खरीदने के बहाने यहाँ आ गई हूँ, मुझे जाना होगा। अरे बेटा, पर कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे, रहने आ जाना 2-4 दिन के लिए। आ जाऊंगी माँ, जब मेरी सास मरेगी तब। मैं तो रोज मन्नत मानती हूँ कि मेरी सास मर जाए तो अच्छा है। अच्छा चल, जा रही हूँ माँ। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को। सास अंदर जाती है, जहाँ श्वेता की जिम वाली सहेली का फोन आया होता है। क्या बात है, आज जिम नहीं आई? अरे पता नहीं यार, आज माँ को क्या हो गया अचानक। पर खैर कोई नहीं, लगता नहीं कि मैं अब जिम आ पाऊंगी। शिखा स्पीकर पर बात कर रही थी, जिसे सास सुन रही थी। यार ये सास ना होती ही ऐसी है। मैं तो कहती हूँ बुढ़िया जल्दी मरे और तू आराम से जिए। शिखा को सहेली की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ के मरने की कौन सा बच्चा दुआ मांगता है मोहिनी? आगे से ऐसी बात मेरे सामने मत करना। हमारे घर की शोभा ही माँ है। क्या हुआ जो थोड़ी सख्ती दिखा रही है? उसमें भी कोई ना कोई उनकी भलाई ही होगी। मैं तो कहती हूँ भगवान मेरे जैसी सास सबको दे, जो सिर्फ माँ की तरह है। सास वाली तो कोई बात ही नहीं है उनमें। सास ये बात सुन रही थी। उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि क्यों वो बेटे की किस्मत में बहू को भी भागीदार बना रही थी। शिखा, अरे ओ शिखा, क्या हो गया, जिम नहीं जाना क्या? सास बहू में हंगामा, घर आए शकुनी मामा। सुबह सुबह सास अपने भाई को फोन लगाती है। हेलो, अरे किधर है तू? बहन की कोई खबर नहीं लेगा? यहाँ मेरी सारी सत्ता लूट रही है धीरे धीरे करके। अरे क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह ये रुदाली क्यों शुरू कर दी? ऐसा क्या पहाड़ा टूटा है? अरे तेरे धर्मराज ससुर ने तिजोरी की चाबी बहू को दे दी है। पैसों का हिसाब भी उसी के पास रहता है। सिर्फ तिजोरी की ही नहीं, बेटे की चाबी भी उसी के पास है। अब उसी की बात सुनता है। अरे जल्दी से आ जाना, वरना तेरी बहन कंगाल हो जाएगी भाई। अरे बहन श्री, रहो टेंशन फ्री।
आ रहा हूँ मैं तेरी बहू का पासा पलटने। अगले ही दिन मामा घर में आ टपकते हैं। अरे मामा जी, पाए लागू। बहू, पाँव छू के पैरों के नीचे की जमीन खींचना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ, क्या मतलब मामा जी? अरे तुमने अपनी सास के पाँव छुए और पूरे घर की सत्ता हड़प ली। साले हैं? साहब, साले साहब, कब आए आप? आ तो 40 साल पहले गया था। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है और जुबान भी। खैर, तुम्हारी बहन पे गए हो ना इसीलिए। जीजाजी, आप काफी मजाकिया हो गए। वैसे बहू ने घर की सत्ता हड़पी नहीं है, उसको दी गई है। वो गुणी है, समझदार है और उत्साही भी है। एक किताब भी लिख दीजिए ना अपनी बहू की तारीफ में जीजाजी। तभी सास वहां आ जाती है। अरे भाई, मेरे भाई आ गया तू। आजा आजा आजा, तेरे लिए पकवान बनाए हैं मैंने। हाँ हाँ साले साहब, खाइए। आपके घर में तो मिलते नहीं होंगे पकवान। क्या मतलब? मतलब आपके घर में आपकी बहन थोड़ी ना रहती है, उनके हाथ के पकवान थोड़ी ना मिलते होंगे, यही कह रहे थे ना ससुर जी? हाँ बहू, यही कह रहा था मैं। सास अपने भाई को अंदर ले जाती है और कहती है, ये हलवा खा के कुछ जलवा दिखा दे भाई। लूडो। अरे हाँ हाँ, लूडो भी खेल लेना। पहले बहू के हाथ से सत्ता लेने की कोई तरकीब ढूंढो। लूडो खेलेंगे, जो जीतेगा सत्ता उसकी। अरे पर मुझे तो खेलना ही नहीं आता। तू बस चाल चलना, पासे तो मैं फेंकूंगा और मेरे हाथ से फेंका गया पासा मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं आता। अरे लेकिन तेरे जीजाजी रहेंगे तो ये काम कैसे होगा? हर रविवार जीजाजी शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठने जाते हैं। वहाँ उनकी महफिल जमेगी और यहाँ बहू की महफिल उजड़ जाएगी। अरे एक नंबर का कमीना है तू। जैसी दुनिया वैसे हम बहना। रविवार की रात सास, बहू, बेटा और सास का भाई एक साथ बैठे हुए होते हैं। अरे थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ हाँ, लूडो खेलते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, हम 4 लोग हैं, आराम से खेल सकते हैं। लूडो एक ऐसा खेल है जो खेलने से ज्यादा देखने में मजा आता है। तो भांजे, तुम और हम बस देखेंगे। यानी सास और बहू में होगा मुकाबला। आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम। खेल होता है शुरू। पहली बाजी बहू जीत जाती है। क्यों सासू माँ, कैसी रही? अरे एक ही खेल जीती है, इतना घमंड ना कर। खेली तो तुम बहुत अच्छा हो बहू, लेकिन ऐसे फीके फीके खेलने में मजा नहीं आ रहा। कुछ दांव पे ना लगे तो क्या मतलब। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं दांव पर लगा दूंगी। वादा करो, खेल छोड़ के भागना मत। अरे हाँ मामा जी, पक्की बात। क्योंकि मेरी बहना कच्ची खिलाड़ी है तो उसकी तरफ से पास से मैं फेंकूंगा। बुढ़ापे में तो वैसे भी हाथ कांप रहे हैं, पास ही क्या फेंकेंगी सासू माँ। बहू को पता नहीं था कि मामा के फेंके पासे हमेशा सही बैठते हैं। वो बस पहली बाजी जीत के खुद को चैंपियन समझ रही थी। अगर मैं हार गई तो बहू को अपने पुराने गहने दे दूंगी, और अगर बहू हार गई तो तिजोरी की चाबी और घर के पैसों के हिसाब की जिम्मेदारी वापस मेरे हाथ में दे देगी। हाँ हाँ, मंजूर है मुझे। अरे रुको तो, थोड़ा सोच समझ के। अरे सोच लिया और समझ भी लिया। दूसरी बाजी शुरू होती है। मामा के फेंके एक भी पासे उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते। बहू को पसीना आ जाता है, पर सास को टक्कर नहीं दे पाती। आखिरी गोटी के घर में जाने के लिए सास को 1 नंबर चाहिए, जबकि बहू एक बार भी घर में नहीं पहुंची है। अरे क्यों बहू,
अब कैसी रही? ये गोटी अंदर जाएगी और तिजोरी की चाबी बाहर आएगी। मैंने बोला था तुमसे कि मामा से पंगा मत लो। मुझे क्या पता था कि ये मामा नहीं, मामा शकुनी है। मामा पासा फेंकता है और सास जीत जाती है और घर की सत्ता वापस सास के हाथ में आ जाती है। बहू रोने लगती है। इतने में ही वहां ससुर जी आ जाते हैं। अरे रो क्यों रही हो बहू? क्योंकि मामा ने मुझे मामू बना दिया। सास, माँ, बहू और बेटी। नहीं नहीं, ये कहानी इन सारे के सारे रिश्तों की नहीं, बल्कि 2 रिश्तों में ही सभी रिश्तों के होने की है। अरे बहू, मेरे और तेरे ससुर जी की रोटी मत बनाना, मैं बना लूंगी। दिन तक ठंडी हो जाती है। बहू जो कि एक वर्किंग लेडी थी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अच्छे से कपड़े में लपेट देती हूँ ना, आप क्यों मेहनत करेंगी? माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। अरे नहीं बहू, मेहनत मत कर। वैसे भी ऑफिस में कम मेहनत होती है क्या? जा रहने दे। लेकिन बहू मानती नहीं। वो सास ससुर की रोटी बना कर ही जाती है। दोपहर में खाने के वक्त ससुर जी कहते हैं, अरे बहू को रोटी बनाने के लिए क्यों मना कर दिया? क्या हो गया? ठंडा ही तो खाते आए हम लोग हमेशा से। अरे वो क्या है ना, सुबह ऑफिस जाती है, घर का सारा काम करने में वक्त लग जाता है। अरे थकती है वो अलग, तो मैंने सोचा बहाने से ही थोड़ा कम काम करवाऊं। ससुर मुस्कुरा रहे होते हैं। ये तो अच्छा है, बहू को समझना जरूरी है। वक्त बीत रहा था। घर में सब खुश थे कि एक दिन, माँ जी आप शाम को थोड़ा टहलने निकला करें, घर पर रह रहकर हड्डियां जाम होती है। पापा को भी ले जाया करिए, मैं वक्त पर तो आ जाती हूँ। बहू ठीक 5 बजे ऑफिस से घर आ जाती है। फिर चाय नाश्ता बनाकर सास ससुर के साथ बैठती, उन लोगों को सारा दिन का हाल बताती। रात को पति घर आता है। क्या बात है बेटा, ऑफिस से आकर कभी हम लोगों के साथ भी बैठा कर। अरे माँ, दिन रात काम करके मन ही नहीं करता। अगले दिन की फिर तैयारी होती है। आप और पापा ही कमरे में आ जाओ। इससे अच्छी तो बहू है, कितना भी थकी रहे, घर आकर हम लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाना, फिर बातें करना। बहू ना होती तो हम बुढ़ा बुढ़िया तो बैठे ही रह जाते। सास और ससुर अब बहू के कहने पर शाम की सैर पर निकलने लगते हैं। सास की कई सहेलियां बनती है तो ससुर को भी कुछ बुजुर्ग लोगों का ग्रुप मिल जाता है। कैसा रहा सहेलियों के साथ शाम का वक्त? हम लोगों ने तो भाई खूब योगा किया। अरे हम लोगों को गप्पों से फुर्सत ही नहीं होती। वैसे मिसेस मल्होत्रा आज बहू के बारे में कुछ बोल रही थी। तभी वहां ऑफिस से बहू आ जाती है जो जींस और टॉप में होती है। क्या बात है माँ, क्या कह रही थी आपकी सहेली आपकी बहू के लिए? सास इस बार बहू को कुछ अलग तरीके से देखती है और उल्टा सवाल ही दाग देती है। क्या कह रही थी वो हटा, ये बता, तेरे ऑफिस में तो मर्द भी काम करते होंगे ना? बहू जो अब तक मजाक कर रही थी वो सीरियस हो जाती है। मर्द होंगे नहीं माँ जी, मर्द ही ज्यादा है। हम 5 ही लड़कियां हैं ऑफिस में। अरे तो अच्छा लगता है क्या ऐसे कपड़े पहनती हो? कल से तुम ना साड़ी पहनकर ऑफिस जाना। और हाँ, शाम का नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाया करो। नाश्ता बनाकर बाद में ही ऑफिस के कपड़े चेंज करने जाना। बहू को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सीधे किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाती है और सास ससुर को दे देती है। अगले रोज बहू ऑफिस के लिए तैयार होती है तो खूब सुंदर सी साड़ी पहनती है और ऑफिस के लिए निकलने से पहले सास और ससुर के पैर छूती है और निकल जाती है। क्या बात है, आज मेधा के ऑफिस में लग रहा है कोई फंक्शन है। अच्छा, पता नहीं, मुझे तो बताया नहीं। वैसे तो सारी बात करती रहती है। अरे देखा नहीं कैसे साड़ी पहनकर जा रही थी? अरे वो तो मैंने ही बोला है उसे। अरे अच्छा लगता है क्या रोज रोज ऐसे सूट या जींस में जाना? बहू हो, बहू बनकर रहो। और आप भी ना मेधा मेधा मत किया करिए, बहू बोला करिए। सर पर चढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। सास अब बहू को बहू जैसा रखने लगती है। हर बात पर रोका टोकी, हर बात पर ताने। क्या बात है, आजकल लेट आ रही हो ऑफिस से? अरे चाय के लिए भी देर हो जाती है। हम लोग फिर पार्क में भी देर से पहुंचते हैं।
सभी की बहुएं वक्त से चाय नाश्ता करा देती है अपने सास ससुर को, बस एक तू ही है जो उस वक्त ऑफिस से निकलती है। माँ जी, वो एक रास्ता पुलिस वालों ने न जाने क्यों बंद कर रखा है, जिसके कारण ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। मैं कोशिश करूंगी कल वक्त से पहले निकल जाऊं। ससुर देख रहे होते हैं कि बहू अब परेशान सी रहने लगी है। एक रोज, मेधा, बेटी मेधा, जी पिताजी। बेटा देख जरा कौन सी टी शर्ट अच्छी लग रही है। वो क्या है ना, शाम को सब बदल बदल कर टी शर्ट पहनते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि आज कुछ अच्छा सा पहन कर जाऊं। हाँ पिताजी, ये सही है। ये लाल वाली ना बहुत जचेगी आप पर। मेरे पापा पर भी डार्क रंग बहुत जचता है। क्या चल रहा है? अरे ससुर के सामने घूंघट तो छोड़ो, ऊपर से रंग बताया जा रहा है टी शर्ट का। अरे बहू, कोई संस्कार दिए नहीं है क्या तेरी माँ ने? बहू इस बार बहुत निराश हो जाती है। वो वहां से तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। अब बहू घर का सारा काम करती, ऑफिस जाती, लेकिन साड़ी और सर पर पल्ला लेकर। एक बार पड़ोसन उनके घर आती है। वाह सुमित्रा बहन, बहू का तो रूप ही बदल दिया। ठीक किया, बहू बहू जैसी ही अच्छी लगती है। अच्छा चलती हूँ मैं। पड़ोसन के जाने के बाद सास बड़ी अकड़ के साथ कहती है, देखा मेरा कमाल, कैसे मैंने मेधा बहू को कंट्रोल में कर लिया। अब बारी ससुर के बोलने की थी। हाँ सुमित्रा, बिल्कुल ये काम तो किया है तुमने, लेकिन कभी सोचा क्या खो दिया? क्या खो दिया? मैंने तो कुछ नहीं खोया जी। खोया है। पहले बहू जब ऑफिस जाती तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें गले लगाती, लेकिन अब सिर्फ पैर छूती है। हाँ जी, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं। पहले घंटों हम लोगों से बात करती, कमरे में ना जाती, ऑफिस से आते ही खुद की चाय, खाना, नाश्ता सब हम लोगों के साथ करती, सारी बात बताती। लेकिन क्या तुम्हें पता है, बहू की तबीयत खराब चल रही है, वो माँ बनने वाली है। ये बात मुझे बेटे ने बताई कि तुम्हें बता दूं। अब सास की आंख में आंसू थे। वो समझ गई थी कि लोगों के कहने में आकर उसने क्या खो दिया। शाम को बहू घर आती है तो माँ किचन में पकोड़े तल रही होती है। अरे माँ जी, आप रहने दीजिए ना, मैं आ तो रही थी। अरे नहीं, जा तू चेंज कर ले, मैं नाश्ता और चाय टेबल पर ही लगा रही हूँ मेधा। सास के मुंह से अपना नाम सुनकर बहू को बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, कोई गलती हो गई है क्या? मेरे होते हुए आप काम करे, ये ठीक नहीं है। संस्कारी और समझदार बहू सास को माँ समझती है, लेकिन सास की बेवकूफ़ी उसे सास ही बनाकर रखती है। बहू, मुझे भी थोड़े संस्कार और समझदार बनने का मौका दे, जिससे मैं भी बहू नहीं बेटी को देखूं तुझ में। और हाँ, मेरा होने वाला पोता क्या कहेगा कि दादी ने तो मेरी माँ को बहुत परेशान किया। बहू सास को गले लगा लेती है। नहीं माँ जी, वो कहेगा कि माँ को तो दादी ने बेटी बनाकर रखा है।